कई अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टर्स की क्वेरी सामने आती है, फिर चाहे वो लाइव मीटिंग के दौरान क्यों ना हो, जब हम पूरे भारत में भ्रमण करते थे कोरोना से पहले, डिजिटल माध्यम से कई क्वेरीज आती है, फिर चाहे वो यूट्यूब के कोई वीडियो पे क्यों ना हो, एफबी पे हो या मेल्स पे। दोस्तों हर क्वेरी का हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन एज पर सेबी भी हम टिप नहीं दे सकते हैं और टिप देना भी नहीं चाहते हैं, राइट। प्रॉफिट फ्रॉम इट का हमेशा से इसी चीज पे वेटेज रहा है कि हम टिप ना दें, पर इन्वेस्टर अपने आप को ट्रेन करे जिससे उन्हें किसी की टिप लेने की जरूरत ना पड़े। सो वी लाइक व्हेन वी रिसीव सम रिसर्च फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कई रिसर्च मिलते हैं। एक फार्मा पे रिसर्च मिला कुछ दिन पहले, प्रज्ञा मैडम ने यूएस से फार्मा पे काम करके मेल किया था हमें। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जनरली हम लोग लिख सकते हैं कि इट वाज गुड और इट वाज नॉट गुड, कुछ भी कमेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमने सोचा कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने अपने भारत से इतना दूर रह के जो बनाया है, और उसमें कुछ अगर हम ऐड करें तो ये रिपोर्ट और बढ़िया हो सकता है। तो हमने एक डिस्कशन रखा जिसमें प्रज्ञा मैडम, उनके हस्बैंड मिस्टर ज्ञानी द्विवेदी, दोनों के साथ जो बातचीत हुई, यही बातचीत आपके साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग पेश कर रहे हैं, जिससे और इन्वेस्टर जो इसी प्रकार से भले भारत से दूर रहते हैं पर भारत में निवेश करते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट काम लग सकती है। थैंक यू। वो बहुत ही ओके, मैं अच्छा आपको बता दूं मैडम, जी एक मिनट, सर। मैडम, कि जो हम बात कर रहे हैं ना ये पूरा रिकॉर्डेड है, राइट। हाँ, दैट्स ओके। हमारा जो कम्युनिकेशन जो आज हो रहा है ये रिकॉर्डेड इसलिए है क्योंकि आज अगर हमारी बात हो रही है, राइट, आप अलग कंट्री में हो, आप इंडिया में निवेश कर रहे हो, आपको कुछ हो सकता है अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो, जो सेम और लोगों के साथ भी ये फेस हो रहा हो, तो ऐसा होना चाहिए कि आज जो हमारा जो ये पौना घंटा जो बात होगा उससे और लोग भी इसका फायदा उठा सके, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो ये मैडम आप क्या कह रहे हैं? आपका जो वो वीडियो देखा था ना सर, वहीं से एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट हुई, मुझे तो ऐसे ही लगता है। पहले भी मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक दो कोर्सेज होते हैं ना सर, प्रोवाइड कराते हैं कोर्स मटेरियल, वो सब वहां से पढ़ने की कोशिश की, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना वो आपके वीडियो से ही समझ में आई और पता चला। और आपके वीडियो देख के हमने स्टॉक में निवेश भी किया, जैसे जुबिलेंट फूड, एशियन पेंट, पीडीलाइट, बहुत सारे स्टॉक्स में जो जो आपके हिसाब से अच्छे थे, और सभी अभी अच्छा ही कर रहे हैं सभी। तो वही बात है कि आपकी जो टेक्निक्स है ना वो एक्चुअली वर्क करते हैं, मार्केट में वर्क करते हैं। बराबर है। अभी चलिए, अभी तक तो अच्छा साथ दिया है टेक्निक्स ने, बराबर है, पर मैं आपको बताऊं मैडम कि कोई टेक्निक्स नहीं है, ये एक हम कह सकते हैं ना कि नेचुरल फ्लो है। नेचुरल फ्लो का मतलब ये हुआ कि आप भारत के ही हो, आप जानते हो कि भारत में भी हजारों नदियां है, रिवर्स हजारों है, कई रिवर्स बरसों से अभी भी बह रही है, गंगा है, राइट, ब्रह्मपुत्र है, फुल पानी का फ्लो है, और कुछ नदियां सूख गई है, बराबर कि नहीं। यही पोर्टफोलियो में भी होता है, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट लेना है जो कंसिस्टेंट पानी दे सके, जो कंसिस्टेंट है। और ये चीज अगर नेचुरल रो में हम लेते हैं ना, हम उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल अपनी चीजें डालते हैं तो नहीं मजा आती है। जो कुदरत ने हमें दिया है, कैसे बरगद का पेड़ इतना बड़ा है, राइट, वो नेचुरल चीज है। तो यही नेचुरल फ्लो में आप जब कोई भी कंपनियां ढूंढते हो तो आपको धोखे कम मिलते हैं, बराबर कि नहीं। ऐसा है, तो कोई थियरी नहीं है ये तो। ये कुछ कुछ डॉक्टर के प्रैक्टिस जैसा है सर, हर एक मरीज एक जैसा नहीं होता है, और जब आप मरीज को और आप ओवर द ईयर आपको सेंस आने लगता है कि किस तरह के मरीज को कैसी दवाई देनी चाहिए, और उसके चलते आप सक्सेसफुल होते हो। एब्सोल्युटली, और वो लर्निंग हमें काम लगती है, बराबर ना। हाँ ओके, हम लोग तो जो अभी है इंडिया के मार्केट में आपका विचार कैसा है, क्या आपका प्लानिंग है आने वाले समय के लिए? सर हम लोग तो इन्वेस्टमेंट का
सर जैसा आप बोलते हैं ना कि एसआईपी करना चाहिए, तो हम लोग भी वही करते हैं, Right. एसआईपी करते हैं। और अच्छा अच्छा, बस उसी के 2030 की तैयारी हमारी भी है। चलो बढ़िया, वेरी गुड। ओके, और कौन से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हो इंडिया के अलावा? किसी में अभी भी किसी नहीं। में नहीं है, यूएस में सोचा था, लेकिन यूएस का मार्केट डिफरेंट है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जनरली टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग सही बात बॉट्स है। का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिक ट्रेड होती है ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और यहाँ का मार्केट जो है वो इंडिया का मार्केट थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है, अनप्रिडिक्टेबल लगता है। यहाँ का मार्केट थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है, क्योंकि शायद यहाँ वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे, चूंकि इंडिया में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत लोग, वो पैसा कमाते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो ट्रेड जरूर करते हैं बिल्कुल। तो इंडिया में क्या होता है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। फिर वो आप कभी टीवी में एक शेयर का न्यूज होगा और लोग बस खरीद लेंगे उसको, सोचे बगैर कि क्यों लिया नाम, कुछ है भी कि नहीं, कि इज इट मार्केट मेकिंग, कुछ भी नहीं सोचते, वो बस खरीद लेते हैं उसको, उस दिन शूट कर देगा, वो सड़ा से सड़ा शेयर भी शूट कर देगा उस दिन। लेकिन ये यूएस में ऐसा नहीं है सर। यूएस में जनरली लेकिन यूएस में दूसरा बेनिफिट ये है कि यूएस के जो शेयर्स है वो स्टेबल है, क्योंकि यहाँ गवर्नेंस इशू कम है। यहाँ पे डिफॉल्ट होने के एकाएक जो सरप्राइजेज होती है ना, वो कम यहाँ मिलेंगे रिलेटिवली। जैसे कि जैसे सत्यम का सरप्राइज आया था, किसी को पता भी नहीं था, कानो कान खबर भी नहीं थी, और वो हो गया एक दिन, है ना, बबल बस्ट हो गया। तो उसके चांसेस थोड़े यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ शायद गवर्नेंस ज्यादा टाइट है और वो सब जो है। तो लेकिन अभी यूएस मार्केट में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सोचा नहीं है, अभी इंडिया मार्केट को ही परफेक्ट कर रहे हैं। बराबर है। आपने जो सब बातें बताई वो बिल्कुल सही है। पहली चीज कि देखो, यूएस में स्टॉक मार्केट को तो 2 दशक हो गए, लोगों को बरसों से निवेश कर रहे, उन्होंने, उनको पता होगा कि उनके पापा के पापा के पापा भी निवेश करते थे और उन्होंने कहाँ धोखे खाए। वहां पे भी गवर्नेंस के बहुत इशू थे पहले, और जैसे मैच्योर होता गया बाजार, वैसे गवर्नमेंट भी सीखती गई कि भी हमें चीटरों से कैसे लोगों को बचाना है, बराबर कि नहीं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस टाइट हुए, और अभी लोग सीखे हैं। पहली चीज कंपनियां सीखी है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सीखे है, वही चीज अभी भारत में हो रही है। राइट, आपने सत्यम स्कैम देखा, बिल्कुल सही था। वो स्कैम आया, कुछ यहाँ पे रिफॉर्म हुए, और इंडिया एक अच्छा मार्केट बनता जा रहा है आने वाले समय के लिए। धोखेबाज लोग लाइफ में मिलते हैं, कंपनियों में भी मिलते ही जाएंगे। वो तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी में क्या गड़बड़ हो सकती है, और वो हम जान सकते हैं डेटा से भी, बराबर कि नहीं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि इतने धोखे हम खाएंगे, बराबर कि नहीं। तो जस्ट लाइक यूएस, यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आपने जो बात बताई कि कंपनियां स्टेबल है, कोई डाउट ही नहीं है। यूएस के पिछला पूरा जो सेंचुरी रहा, पूरा 100 इयर्स हम देखें तो यूएस के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थे। वो कहीं नहीं था और वर्ल्ड नंबर 1 उभर के आया। तो इसका मतलब क्या कि वहां की कंपनियां स्ट्रॉन्ग हुई है, कम डेप्थ, हाई ग्रोथ, अच्छे रिजर्व हो गए उन लोगों के पास, उनका पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि नहीं। जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट है, आपकी एप्पल है, अभी ऐसा नहीं है कि वो खाली यूएस से धंधा कर रहे हैं, उनको यूएस से अच्छा धंधा मिलता है, पर बाकी की जो डेवलप्ड कंट्री है वहां से भी अच्छा धंधा आ रहा है। दूसरा, उनको भी पता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के पास पॉपुलेशन बहुत है, और आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इनको सबसे बड़ा धंधा ये डेवलपिंग कंट्री से ही आने वाला है, बराबर कि नहीं। कल ही एक बहुत अच्छा डिटेल आईएमएफ ने दिया है कि अभी जितना भी पैकेज दिया गया अलग अलग कंट्री में, है ना, ये कोरोना की वजह से अलग अलग पैकेज अलग अलग मॉनिटरी ने डिक्लेयर किए। तो इसका फायदा किसको होगा? वो कंट्री को होगा जहां पे यंग पॉपुलेशन है। जितना ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन वाली कंट्री होती है, उनको ये पैकेज भी कम पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ये सब लोग जानते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री जो यंग है, इंडिया जैसी कंट्री जहां पे हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और कर भी रहा है इंडिया। पिछले 19 साल में इंडिया ने सबसे बढ़िया ग्रोथ किया है ना। अभी भी इनफैक्ट देखे तो पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना, इंडिया तो ये मुश्किल समय में भी कम से कम पॉजिटिव रहे, ऐसा है ना?
हाँ पर आपका जो मार्केट है ना, उसको इसका लाभ मिलता है, बेनिफिट है। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों की इंडियन बिजनेस को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो लोग इंडोनेशिया से भी अच्छा धंधा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यूएस की कंपनी स्टेबल है, राइट, क्योंकि वो अच्छे डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं अभी तक, जिसका उनको फायदा कोई डाउट नहीं है, बढ़िया ही मिलेगा, है ना? लेकिन हम ये सेंचुरी में 21वीं सदी भारत की है, ये हमको नहीं लगता है, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सब लोगों को लग रहा है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में है, यंग पॉपुलेशन है। लास्ट वीक अगर आपको पता हो तो इंडिया ने एक एजुकेशन पॉलिसी नया लॉन्च किया, वंडरफुल, कुछ ना कुछ हम लोग करते जा रहे हैं कि जो इंडिया को, अभी हम नंबर 5 तो आ गए इस साल, इंडिया, हम मतलब हम सब लोग, बराबर की नहीं, हम देखेंगे कि इंडिया 2025 तक तीसरे नंबर पे भी आ जाएगा, और कोई डाउट नहीं है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रेस में तो जरूर रहेगा आने वाले 15 साल में। बिल्कुल। तो आपका जो डिसीजन है सर कि वी आर राइट नाउ इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो ये डिसीजन कभी गलत पुरवार नहीं होगा। नहीं सर, वैसे वो भी अच्छा ही बात है, रहेगा। दूसरी बात है कि मोदी सरकार का जो कोई फंडामेंटल जो चेंज आया है ना, जैसे कोविड टाइम को भी उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। भारत में कभी मास्क नहीं बनते थे, भारत में पीपीई किट नहीं बनते थे, वो भारत में इंपोर्ट ही करता था, एक्सपोर्ट। अब पहली बार एक्सपोर्ट क्वालिटी पे जोर है, प्लस एजुकेशन नीति का तो आपको 15-10 साल लगभग लगेंगे, लेकिन 10 साल के बाद भारत जो है ना एजुकेशन में जो उसका बेनिफिट है ना वो दिखने लगेगा, जब स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के चलते हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जुगाड़ चलता है। आई थिंक मोदी उसको हटा के प्रॉपरली स्किल बेस्ड करना चाहते हैं, मतलब कि जब बंदा काम कर रहा है तो उसको एग्जैक्टली पता है क्या कर रहा है, इट्स नॉट लाइक थिंकिंग ऑफ जुगाड़। तो वो एजुकेशन जो सिस्टम है ना, उसका जो वो है उसका बेनिफिट दिखेगा। तो ये फंडामेंटल चेंज है ना, मेरा पूरा बिलीव है। इनफैक्ट हम लोग तो प्रे करते हैं कि अगले 10 साल एटलीस्ट मोदी जी की सरकार रहे, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा का वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जो फंडामेंटल चेंज देख रहे हैं ना, वो फंडामेंटल चेंज भले ही बहुत लोगों को समझ में ना आए, लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। राइट, डेटा में तो अभी भी दिख रहा है। लोगों को कभी ऐसा लगता है कि इंडिया का जीडीपी साल डाउन हुआ, पर वो उनको पता रहे कि वर्ल्ड का जीडीपी डाउन है, उल्टा वर्ल्ड तो -5 जा रहा है। तो इंडिया आउट परफॉर्म कर ही रहा है, और अच्छा करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो स्टेप तो लिए गए हैं। देखो, बिजनेस रैंकिंग में ईज टू डू बिजनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे इंडिया में, है ना। कंपनियां जैसे धंधा करने में उनको मुश्किल ही थी, जितनी इनको मुश्किल होगी उतने प्रॉफिट कम आएंगे इन कंपनियों के। और अगर मैं स्टेक होल्डर हूं, मैंने निवेश किया है, तो मुझे कम ही पैसा मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और कस्टमर तक पहुंचने में वो प्रोडक्ट को इतना सा टाइम लग जाएगा रोड पे, तो वो बुरी बात है। लेकिन ये सब चीजें इंप्रूव हो रही है, हम बहुत समय बाद रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आया हमारा, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये रैंकिंग इस साल और इंप्रूव होंगे, तो होप फॉर गुड। और सेक्टर आपने कौन से सिलेक्ट किए हुए इंडिया के लिए? सर फर्निशिंग में एशियन पेंट हमने इन्वेस्ट किया है, पीडीलाइट में किया है, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट में किया है, और जुबिलेंट फूड वर्क्स में किया है, एचडीएफसी बैंक देखा है हमने, और ऐसे ही मारुति में किया है, आयशर मोटर में थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं है। आयशर मोटर में महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ा सा किया है निवेश, वेबको इंडिया में निवेश किया है। बराबर है, राइट जी। ओके, तो ये सब मैडम जो आपने बताया ना, ये कंपनियों के नाम बताए, है नहीं, जो सही में काम नहीं लगेंगे। हो सकता है कोई सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है सेक्टर अच्छे भी चले पर कोई कंपनी में प्रॉब्लम आए, पर हमें कंपनी से ज्यादा सेक्टर पता रहने चाहिए। जस्ट एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि आपने जैसे जुबिलेंट फूड में निवेश किया, अब ये एक इमर्जिंग और नया सेक्टर है, ऐसा नहीं है इंडिया में ये सेक्टर जबरदस्त चल रहा है। अभी तो सब मैकडोनाल्ड और सब लोग अपने पांव फैला रहे हैं, पर मान लो, देखो मेरा भी आईपीओ के समय से जुबिलेंट में निवेश है, पर मान लो कुछ प्रॉब्लम आता है कल ये कंपनी में,
तो मेरे को कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं ओवरऑल सेक्टर पे ध्यान है कि भाई ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट सेक्टर इंडिया में जबरदस्त ग्रो होना चाहिए। तो उसमें मेरा ध्यान रहता है कि चलो सेक्टर अच्छा है तो कौन सी कंपनीज है। फिलहाल इंडिया में ये सेक्टर में जुबिलेंट से अलावा और कोई इतनी अच्छी कंपनी लिस्टेड नहीं। 3 कंपनियां तो दिखी थी उस सेक्टर में, और उसमें बेस्ट कंपनी जुबिलेंट ही लगी, क्योंकि बाकी बराबर है, दो सही बात नेगेटिव में थी शायद, इसलिए जुबिलेंट में निवेश किया। है, बराबर है। पर यहाँ पे जुबिलेंट अच्छी है, उससे ज्यादा हम ये देखें कि रेस्टोरेंट सेक्टर अच्छा है जिसका फायदा जुबिलेंट ले रहा है, बराबर ना। तो जुबिलेंट इज गुड चॉइस, कोई डाउट नहीं है। पर जुबिलेंट भी टिका किस पे है? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे। जी। तो हमेशा एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैडम हमें ये ध्यान रहे, कंपनी भूल जाए कि मैं ये सेक्टर में निवेश कर रही हूँ, बराबर ना। तो क्या होगा, आने वाले समय के लिए आइडिया क्लियर रहेगी। जैसे आईटी में आप निवेश करते थे फॉर एग्जाम्पल, और सत्यम में ये कौभांड आया, सत्यम में प्रॉब्लम हुए थे, जैसे आपके हस्बैंड ने बताया, बराबर ना, ज्ञान दे दिया आपने। तो मैं एक तरफ ये सोच सकता हूँ, अरे बाप रे सत्यम में ये क्या हो गया, सत्यम ने ऐसा कर दिया, अब हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, सत्यम खुद डिपेंड था आईटी कंसल्टिंग पे। तो सत्यम क्यों बढ़ रहा था? ड्यू टू आईटी कंसल्टिंग। उनको धंधे का कोई प्रॉब्लम नहीं था, दे वर एबल टू डू बिजनेस। जितनी भी कंपनियां है आईटी में, सब कंपनियां बढ़िया धंधा कर रही है ड्यू टू डिमांड। ये इंडस्ट्री की डिमांड है। तो सत्यम में प्रॉब्लम आया है तो मैं फंस नहीं गया हूं, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज अभी भी खुली है। क्यों? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री तो बढ़ने ही वाली है इररिस्पेक्टिव ऑफ सत्यम। तो सीधा मेरा ध्यान जाता है, चलो कोई बात नहीं, सत्यम को छोड़ो, मेरे को पता चल गया उसने धोखा दिया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है। अब मेरे को इसकी तरफ देखने की जरूर नहीं है। मुझे लॉस भी हो सकता है मैडम इस चीज में, हो सकता है कि नहीं। मैंने लाख रुपया डाला था, 20,000 हो जाएगा पहले ही दिन, पहले ही महीना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मेरे साथ पहले हुआ है। पर हमने क्या डिसीजन लिया पता है, कि जो लाख का 20,000 ये कंपनी में हुआ है, इसमें मैं और 10 साल रहने दूंगा तो भी वो लाख वापस नहीं होने वाला है। तो बी क्लियर, धोखेबाजों से दूर रहे, आज ही उनको गुड बाय बोल दे, और ये पैसे को मैं वही सेक्टर में अलग कंपनी में निवेश करूं, ताकि सेक्टर का बेनिफिट मुझे मिलता जाए। कभी भी हमें कंपनियों के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, राइट और रॉन्ग। तो हमेशा आपके माइंड में कंपनियां नहीं आनी चाहिए, आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए इंडस्ट्री, राइट। तो थोड़ा फोकस भी हो जाएगा, डर कम लगेगा कि ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या प्रॉब्लम होंगे। हमने एक मैडम अदर एप्रल्स, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब टेक्सटाइल ऐसा नहीं है कि बहुत इंडिया में हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर हमने वेल्सपन में इन्वेस्ट किया था, वेल्सपन इंडिया, मैं बरसों से उसमें इन्वेस्ट करता था। आपका यूएस की या यूरोप की कंपनी के साथ उन्होंने कुछ धोखा किया था, राइट। टारगेट नाम के जो सुपरमार्केट्स हैं, वहां पे कुछ बोला, कुछ अलग माल दिया। तो ये बात को मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए, पर जब वो पहला वाक्य आया कि भाई उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तब से हम उसमें एग्जिट हो गए। ये बात और है कि अभी तक उसने वो हाई क्रॉस नहीं किया है। जब हमने सेल किए तो हमारे दोस्तों ने भी बोला, पीयूष भाई अपन आधे भाव पे बेच रहे हैं, 100 रुपए गया था ये शेयर, हम नहीं बेच रहे, और 50 रुपए पे आज हम बेच रहे हैं, तो कितना खराब हुआ ये तो। लेकिन आज देखो, अभी उसको 7-8 साल हुए, अभी भी वो वहीं चल रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर समझ जाते हैं कि मुझे आज धोखा मिला है, कल कोई और चीज का धोखा मिलेगा, कल तो हम कहाँ धोखे खाते फिरेंगे यहाँ पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी कंपनी के साथ रहे जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि हम तो 200 साल तक उनके साथ रहने वाले हैं, है कि नहीं। हम नहीं होंगे, पर इन्वेस्टमेंट तो हमारा जिंदगी भर चलने वाला है, राइट। गो फॉर सेक्टर। आपने कंपनियां मेरे को बताई, अभी वापस मेरे को एक बार सेक्टर बता दो, कहाँ पे आप निवेश कर रहे हो, कहाँ पे आप पॉजिटिव हो इंडिया में। सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स सबसे पहले लगता है कि ग्रोइंग है, फिर जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग लगती है, फर्निशिंग की इंडस्ट्री भी ग्रोइंग लगती है, क्योंकि इतने सारे हाउस बनेंगे तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फिर HDFC बैंक जैसे कि वो हाउसिंग के जो बैंक्स हैं जो लोन देंगे लोगों को घर बनाने के लिए, वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री लगती है। फिर कोरोना पे मैडम आप HDFC का नाम रखो,
हाँ HDFC बैंक नहीं, HDFC, बराबर जी ना, क्योंकि HDFC बैंक तो लोन देती है, पर वो तो बहुत लोन होती है ना, कॉर्पोरेट लोन और अलग अलग चीजें। हाँ हाउसिंग को लोन कौन देता है? HDFC, उनकी पेरेंट कंपनी HDFC, हाँ राइट? HDFC लिमिटेड, हाँ। यस, या यस, तो कंटिन्यू। वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री लगती है। और अभी सर 1-2 साल से ऑटोमोबाइल में तो प्रॉब्लम चल रही है, ऑटो सेक्टर में। सही बट बात है। मुझे ऐसे लगता है ना सर पर्सनली कि आफ्टर कोरोना ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पसंद नहीं करेगा, भले टू व्हीलर से ओके, जाना पसंद करे एक इंडिया में। बराबर। तो शायद ऑटो इंडस्ट्री भी अब ग्रोइंग हो सकती है। राइट। अब ये आपका एस्टिमेट है, बराबर की नहीं? और हाँ ये एस्टिमेट को डेटा में डालते रहिएगा, डेटा में डालते रहिएगा। मतलब जैसे जैसे मान लो आपका वेबको में निवेश है, आपका हाँ मारुति या आइसर मोटर में निवेश है, तो हाँ ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि दे विल ग्रो, और उनके जब रिजल्ट आते हैं ना, तो हाँ रिजल्ट को आप ले लीजिएगा अपने डेटा में, ताकि हाँ आपको ध्यान में रहे कि हमारे एस्टिमेट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम्म बराबर। अगर हम्म सही में व्हीकल के सेल बढ़ने लगे, तभी हम सोच सकते हैं कि ओके, जो हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। जब तक व्हीकल के सेल्स में पॉजिटिविटी नहीं आती है, तब तक आपको म्यूटेड रहना पड़ेगा, बराबर हाँ कि नहीं? हाँ क्योंकि हम सब एस्टिमेट कर रहे हैं, पर कल किसने देखा है, राइट? हाँ सही तो बात है। डेटा के साथ चलना। देखो, हम खुद फार्मा में नेगेटिव थे बरसों पहले। मैंने हाँ 2015 में मेरे पास जो भी फार्मा थे, मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। अब 4-5 साल तक फार्मा खराब रहा, पर हम्म 2 साल पहले से उसके डेटा इंप्रूव होने लगे, बराबर है? तो हम जब डेटा में इंप्रूवमेंट आया, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं फार्मा अच्छा नहीं है, राइट? हाँ आपको डेटा ही सबसे पहले बता देगा कि विच सेक्टर इज इंप्रूविंग, हाँ और वो ऐसा नहीं बताएगा मैडम, वो आपको बजाज ऑटो, हीरो होंडा और आइसर, ये तीनों कंपनी के रिजल्ट देखेंगे ना, तो अंदाजा आ जाएगा कि तीनों की कंपनियां की बिक्री बढ़ रही है कि घट रही है ना? ऐसा हम्म कभी नहीं होगा कि कोई एक ही कंपनी का माल बिक रहा है, नेवर, राइट? सब हाँ हाँ कंपनियों का माल बिकता है, सब कंपनियों में डिमांड अप रहती है, डाउन रहती है। तो सारी कंपनी देखोगे, टॉप लीडर्स 2-3 कंपनियां, आपको पता चल जाता है क्या हाल है मार्केट के, बराबर हाँ ना? हाँ हाँ यस मैडम, फिर और? सर अभी तो इसमें ही निवेश किया है, बाकी तो भूल ओके, गए। गुड गुड गुड, राइट। इंटरनेट पे एक ध्यान रखना चाहिए, हाँ इन्फो एज, इंटरनेट रिलेटेड उसमें इन्फो एज सेक्टर। में निवेश है। यार देखो, वापस आप कंपनी पे आ गए, बराबर ना? सेक्टर, हाँ इंटरनेट सेक्टर, अब यहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। तो इन्फो एज में तो मेरा भी निवेश है, पर ऐसा नहीं है कि मैं इन्फो एज के पीछे पागल हूं, नहीं, मैं इंटरनेट सेक्टर के पीछे मेरा लव है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर हाई ग्रोथ करेगा, तो मेरा ध्यान रहता है कि यहाँ पे मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिले तो मैं उसको ले सकता हूँ, बराबर हम्म कि नहीं? इन्फो एज तो चलो दशक होने को आया, हमने निवेश किया हुआ है, एंड वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव कि आने वाले 15-20 साल भी बढ़िया ही रहेंगे इन्फो एज के लिए। हाँ। सर इसी इसी दौरान ना हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि हम लोग जब हाँ, सेक्टर देखते हैं तो हम लोग जनरली मोटा मोटी देखते हैं मार्केट शेयर किसका ज्यादा है, और वो सब बड़ी कंपनियां हैं yes, उनको थोड़ा सा ट्रैक करते हैं, उसमें हम्म, जो डी ग्रोथ पे है उसको छोड़ देते हैं, जो ग्रोथ पे है उसको पकड़ लेते हैं। तो हमारे ध्यान में है राइट, कि क्यों ना हम पूरा सेक्टर एनालिसिस करें और हम पूरे सेक्टर में बराबर देखें है, कि कोई छोटी सी कंपनी जो कि अब वो अब वो जेट पे बैठने वाली हो, अगले 5 साल में वो कहीं और वो बड़ी कंपनी बनने वाली है, बराबर दूसरों है, का मार्केट शेयर खा के राइट, बनेगी वो बेसिकली। तो बराबर है, ये हमारे दिमाग में है, तो हमने जैसे ये फार्मा का जो शीट आपके पास भेजा ना हमने, या ये मेनली हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था पूरे फार्मा सेक्टर को ओके, कवर करने के। और इसमें एक और राइट, चीज हमने ट्राई किया कि अगर ये फुल प्रूफ और ये सक्सेसफुल होता है तो हम सारे सेक्टर को कवर करें। तो इसमें सर राइट, मेनली हमने सर हम लोग इस पे बात मतलब शीट पे आऊं या यस फिर? यस, मैं हाँ आपको कि प्रेजेंटर बना दूं? आपके पास ये शीट अभी ओपन है? हाँ सर मेरे पास भी शीट ओपन है, और इसका एक और जो फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन है ना, रिसर्च, वो भी ओके, किया है। तो वो भी राइट, एक और शीट में किया है। तो वो आप मुझे प्रेजेंटर बना दीजिए और बना ये देंगे आपको मैम, डिस्कस करके बताएंगे कि क्या क्या है उसमें। यस यस, बना दिया मैंने आपको प्रेजेंटर। तो सर हम लोगों ने जो शीट, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मैडम एक बार खाली आपको, ओके यस।
ओके एक मिनट। दिख रही है? ओके सर, ये एक मिनट सर, ये डाउन नहीं, वो मीटिंग बंद हो जाएगी। हाँ अब ठीक है। ओके तो सर ये जो फाइल है ना, ये हम लोगों ने बनाई थी और इसमें कोशिश की कि 5 साल का डेटा हम लोग रेवेन्यू का लेकर आए। तो ये गुड रेवेन्यू ओके, में सारी कंपनियां हम लोगों ने इंक्लूड की, 1% अ, ज्यादा, राइट, इसका भी 1% बढ़िया किया। जिसका भी मार्केट शेयर सेक्टर से 0.1%। 1.1% से ज्यादा था, मतलब जो एकदम से छोटी नहीं थी, ठीक ठीक थी, उनको इंक्लूड राइट, किया। उसके बाद क्योंकि फार्मा सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां थी, तो इस तरह बहुत से बहुत। थोड़ा सा वो स्क्रीन किया। फिर फाइनल डेटा में हम लोगों ने जो थोड़ी सी बड़ी कंपनियां थी उनको हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया हमने, और 5 साल का डेटा लिया रेवेन्यू का और मार्केट शेयर का और प्रॉफिट का, ये सारे डेटास को हम लोगों ने यहाँ पे लेकर आए। अ, ये सर हम लोगों ने पाई चार्ट में ना ये देखा कि कौन सी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा बड़ी कंपनी कौन सी है, इसमें पाई चार्ट में ज्यादा अच्छे राइट, से समझ में आ सकता है देख राइट। के। जैसे हम्म, कि सन फार्मा एक बड़ी कंपनी दिखती है, डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन कैडिला ये मेजर दिख रही हैं, और कुछ अदर्स में है, राइट, ये ओके। मार्केट शेयर है। और सर इसमें एक चीज मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये हमने क्या किया कि हम्म, हमने इसका जो है ना फिर रेवेन्यू ग्रोथ ये बनाया चार्ट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हमें क्या हुई कि बहुत छोटी छोटी जो कंपनियां है ना, वो उनके जो बराबर, चार्ट है ना वो उतने अच्छे से दिख नहीं रहे थे। तो हमने एक जस्ट एक राइट, एक्सेल में एक हमने ये किया कि जैसे औरोबिंदो फार्मा का इसमें जैसे हमने देख लिया कि औरोबिंदो फार्मा मुझे अच्छा दिख रहा है रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। अब मुझे कोई दूसरी कंपनी देखनी है, तो चूंकि ये सबसे बड़ा चार्ट है ना, टेक्निकली सबसे बड़ा चार्ट है, इसलिए वो बाकी चार्टों को एक तरह से दबा देता है वो। तो राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ऑप्शन दिया कि हम इसको चाहे तो म्यूट कर सकते हैं। जस्ट जैसे कि हमने इसको देख लिया और बिंदु ओके, फार्मा को अब मैं इसको 1 कर दूंगा यहाँ पे जो है एक मिनट। उसके बाद ऑरबिंदो फार्मा को जैसे मैंने यहाँ 1 कर दिया, ठीक है। 1 करने से क्या होता है कि राइट, ऑरबिंदो फार्मा का जो चार्ट है वो गायब हो गया। तो बाकी बाकी कंपनियां राइट, उभर के सामने आ रही हैं थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना कि चार्ट ज्यादा क्लियर। इसी तरह से सिप्ला, रेड्डी और ये सब हमने नोट करते गए कि कौन सा रिजेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हम उसको म्यूट करते गए। तो ये ऑप्शन हम्म, था म्यूट करने का कि आप इसको अगर 1 कर दें तो जस्ट म्यूट हो जाती है वो। जो बाकी के राइट, ग्राफ्स हैं वो थोड़ा निखर के सामने आते हैं और क्लियरली दिखते हैं कि ये ग्रोथ में है या ये डी ग्रोथ में है। सर उसके बाद ओके, ना हम लोगों ने कुछ स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, तो हम्म, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट ये है मेरी जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया। तो उसमें कैप्लिन, पॉइंट लैब, आपको अगर राइट, फाइल दिख रही हो तो हम्म, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सब हम लोगों ने ग्रीन में राइट, किया, जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है फिलहाल ओके, की राइट, मार्केट में। और रेड में वो किया जो सिलेक्टेड तो हुआ लेकिन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, या कुछ ना कुछ रीजन है, फाइनेंस कॉस्ट है या बराबर, कुछ मार्जिन उतने हम्म, अच्छे नहीं है, उसके लिए उसको हमने थोड़ा रेड में किया। पर अब ये राइट, समझ में नहीं आ रहा है सर कि जो कंपनियां निकाली हैं वो तो इतनी सारी हैं, अब उसमें से कौन सी हम्म, कंपनी में निवेश करना चाहिए। और जैसे कि कोई एक कंपनी फाइनल करते हैं हम लोग, तो उसको और ज्यादा डिटेल में कैसे जाने उस कंपनी के बारे में, और कहाँ से उसके बारे में और ज्यादा हमें पता चलेगा। बराबर, बराबर। आपने सबसे पहला जो काम किया वो था बिजनेस जानने का, कि ये जी इंडस्ट्री है फार्मा, तो ये पूरी इंडस्ट्री मिलके कितना धंधा कर रही है और उसमें कौन सी कंपनी का हाई शेयर है बिजनेस में। बराबर में धंधे में एक ये चीज होती है कि मैं मेरा मार्केट शेयर बढ़ाता जाऊंगा और बढ़ाने में सक्षम हुआ हूं। तो हम ये हाँ देखें कि इंडिया में जो धंधा हो रहा है, इंडिया में मतलब ये सब कंपनियां करती तो पूरी दुनिया में धंधा है, बराबर हाँ की नहीं। पर हाँ ये जो कंपनियां हैं उनमें कौन सी कंपनियां हैं जो 80% टोटल टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर होगी कि भले 100 कंपनीज है आपके लिस्ट में, पर 80 कंपनीज 20% टर्नओवर कर रही है और बाकी 20 कंपनीज 80% कंपनी टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ आया समझ में हाँ कि उसी कंपनी की वजह से ये धंधा है, भले आपका लिस्ट लंबा होगा पर सब अपना शेयर नहीं बढ़ा पाती है। क्या होता है,
आज जैसे इंडिया की फार्मा कंपनी है, उन सबको बड़ा बनना है, छोटी कंपनी को भी, बड़ी कंपनी को भी। उन्होंने कुछ अपने मार्केटिंग प्लान किए होंगे भी हम बड़े कैसे बनेंगे, 10 साल पहले किए होंगे, 15 साल पहले किए होंगे। उन्होंने कोई सोच रखी होगी कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करो, ये अच्छी रहेगी, ये कंट्री में धंधा करो, ये अच्छा रहेगा। पर ये सब एस्टिमेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एस्टिमेशन हमेशा सही नहीं रहता है। कुछ कंपनियों ने डेटा स्टडी पे काम किया होगा कि भाई जापान जो है वहां पे हाई एज वाले लोग ज्यादा है, तो चलो हम अपनी कंपनी को जापान में लॉन्च करते हैं, बराबर कि नहीं। उन्होंने देखा कि दुनिया भर में कौन से कंट्री है जहां पे अपनी दवाइयां बिक सकती है। एक तो जरूरत, और दूसरा उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए दवाई पे खर्चने का। तो डेटा एनालिस्टिक के हिसाब से जो कंपनियां चली होगी उन्हें सक्सेस मिली होगी। तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे मैडम कि अब आने वाले 10-15 साल में दूसरी कंपनियां, छोटी कंपनियां बड़ी बनेगी और बड़ी जो है उनको कुछ नहीं फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये हैबिट्स होती है इनकी बरसों पुरानी। ओके, वो लोग जिसके कारण उनको ऑलरेडी सक्सेस मिला है, राइट। ये सेक्टर इंडिया का बहुत पुराना सेक्टर है, ये इमर्जिंग नहीं है कि नई नई कंपनियां चांस मार रही है। ये वो सेक्टर है जहां पे ऑलरेडी सन फार्मा, लुपिन, डिवीज, आपकी जितने भी ये सब नाम लिखे हैं, एलम्बिक फार्मा हो, ये सब एकदम छोटी छोटी कंपनियां थी वर्षों पहले, सब स्मॉल कैप थे। पर इन सब ने धंधा किया, अपने अपने प्लान रखे, और आज वो सब एक जगह पे आ चुके हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हु इज सक्सेसफुल इन डूइंग बिजनेस, एस्टिमेटेड प्लान नहीं, हकीकत में कौन अच्छा धंधा कर सका। पहला नियम, धंधा किसने अच्छा किया। तो उसमें आपकी टॉप की कंपनियां कौन सी आती है, टॉप 20% कंपनियां। यस सर, एक तो और मार्केट शेयर के हिसाब से देखेंगे तो बड़ी कंपनी तो सन फार्मा एक बड़ी कंपनी दिखती है, और अरबिंदो फार्मा एक बड़ी है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये सारी बड़ी कंपनियां लगती हैं। लुपिन, ये सब बड़ी कंपनी है, नो डाउट। हाँ, वगैरह भी। हाँ, लेकिन सर जैसे डेटा मार्जिन्स का और अभी जैसे ग्रोथ का डेटा निकाला ना, तो जैसे ग्रैन्यूल्स इंडिया लगती है कि अभी अच्छा ग्रोथ कर रही है। ग्रैन्यूल्स इंडिया बराबर है, एक अच्छी कंपनी दिखती है। ग्रोथ लेकिन थोड़ी देर बाद बात करते हैं मैडम। देखो, मार्जिन और डेप्थ की बात थोड़ी देर बाद, पहले प्रूव कर लो कि कौन सी कंपनियां धंधा कर रही है, उसका एक लिस्ट बना दो। तो अभी जो आपने मुझे बताया उसमें खाली 4 कंपनी थी आपकी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, बराबर की नहीं। हाँ, इसको आप सॉर्ट कर सकते हो लाइन टू लाइन, सबसे बड़ी कंपनी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पाई चार्ट में, ताकि हमें ढूंढनी ना पड़े, है ना। सर जैसे वो तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं ना, कि रेवेन्यू को शॉर्ट कर लीजिए जी। नेट सेल्स अभी किसका सबसे बड़ा है उसके हिसाब से शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, बिल्कुल 1 मिनट में करती हूँ मैं। 220 नेट सेल्स और 19 नेट सेल्स। ओके, अब आप मेरे ख्याल से पाई चार्ट में आओगे तो सब। सर सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा है, फिर औरोबिंदो फार्मा, फिर डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, कैडिला हेल्थ, और पीईएल और ग्लेनमार्क फार्मा। राइट, ये जो लिस्ट आपका बना, यस जी, एक मिनट। देखो, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सब निफ्टी में है या थी। यहाँ पे जो आपकी लुपिन दिख रही है नीचे, वो भी निफ्टी में थी। तो जो टॉप लिस्ट बना वो प्रॉपर ही है आपका, यही इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा है वो अच्छा भी हो, पर पहले हम ये तो देखें कि सबसे बड़ा धंधा करने वाली कंपनियां कौन सी है। तो आपका लिस्ट ये रेडी है जी। एग्जिट 80% टर्नओवर करने वाली कंपनियों को आप ग्रीन कर सकते हो यहाँ पे। 80% 80% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भारत में। मेरे ख्याल से पाई चार्ट से आपको पता चल जाना चाहिए। ये नेट सेल्स जो है ना, उसको 100% करेंगे हम लोग। फिर ये अभी आपने पाई चार्ट बनाया था, उसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ गया होगा। ऑलरेडी आ गया। एल्केम, डेविस लैब, यस, वॉकहार्ट फार्मा, जुबिलेंट, ग्लेनमार्क,
इरफान है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ज्ञानेंद्र जी? देखिए, जैसे आपका सन फार्मा 13% बता रहा है, तो पूरा इंडियन इंडस्ट्री का 13% तो धंधा सन फार्मा अकेला करता है, बराबर? जी। 13 के बाद का कौन सा है? सर 13 के बाद आना ये औरोबिंदो फार्मा है, औरोबिंदो है और औरोबिंदो फार्मा है, उसके बाद सेकंड। यस, ओके, ये ब्लैक दिख रहा है इसलिए। ये औरोबिंदो फार्मा सेकंड है, ओके, और उसके बाद Yes, डॉक्टर yes. रेड्डी, सिप्ला और लुपिन, Dr. ये Reddy. एक जैसा 7% करते हैं। इन कंपनियों को मिलाया तो कितना परसेंटेज हुआ? 40-50% जितना हुआ, है ना? हाँ हाँ तो हाँ। आधा धंधा भारत में ये 4-5 कंपनी कर रही है, और बाकी जो पूरा लिस्ट बना वो 50% धंधा कर रहा है। अब हम तो इन्वेस्टर है, हम पैसा डालेंगे, तो फार्मा में अगर कोई व्यक्ति दवाई खरीदता है तो एज ए हाँ। इन्वेस्टर हमारे पास आने की कितने चांसेस है? समझ रहे हो जो कहना चाहता हूं मैं? वर्ल्ड में इंडिया की फार्मा कंपनियां धंधा कर रही है, यानी वर्ल्ड वाइड लोग कहीं भी दवाइयां खरीदेंगे तो इंडियन स्टेक होल्डर को पैसा मिलने वाला है, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वर्ल्ड खर्चा करता है तो वो खर्चा कौन सी कंपनियों के पास पैसे के रूप में कन्वर्ट होके आने वाला है? तो ये 5 कंपनियां 50% धंधा ले जाती है, जो बड़ी कंपनियां मार्केट शेयर है। इसमें और आप 30% ऐड करोगे तो प्रोबेबल लिस्ट ऑफ लीडर हो गया, जिसमें आपकी आ जाएगी ये सब, डिविस हो, जुबिलेंट हो, कैडिला, पीईएल, टोरेंट, ये सबको मिला के, यानी अभी आपका लिस्ट मैडम 10 कंपनी का बन गया होगा, राइट? हाँ। टॉप 10 कंपनीज। अब दूसरी जो कंपनियां है ना, टॉप 10 के अलावा बहुत छोटी छोटी कंपनियां होगी जहां पे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हमें, पर एक चीज समझ जाए कि अगर बड़ी कंपनियों को प्रॉब्लम होगा, छोटियों को भी प्रॉब्लम होगा धंधा करने में, और जब प्रॉब्लम होते हैं तो ये बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खा जाती है। इनके पास स्कीम्स अच्छी देती है, ये लोग ऑफर्स अच्छी देते हैं, जिससे क्या होता है कि बेचारी छोटी छोटी कंपनियां तो मुश्किल से बढ़ रही होती है, पर ये बड़े लोग इनको कभी बड़ा बनने देते नहीं है। एक समय था जब फार्मा में हर छोटी कंपनी के पास मौका था बड़ा बनने का। वो समय कब था ये बताइए ज्ञानेंद्र जी? जब हर छोटी कंपनी बड़ा बन सकती थी। कौन सा समय? सर मैं तो टेक्निकल नहीं पता, बहुत साल उभरता बाजार मैडम, जब उभरता बाजार था फार्मा का, है ना, जब कोई बड़ा नहीं था फार्मा में, जब इन सब कंपनियों को लगा कि चलो धंधा किया जाए, तो सब लोग सपना लेके आए थे फार्मा में कि अब हम लोग धंधा करेंगे। तो जब इमर्जिंग सेक्टर होता है ना कोई भी, इसे हम इमर्जिंग नहीं कह सकते, ये ग्रोइंग सेक्टर है जहाँ पे धंधा इनको अच्छा मिल रहा है। छोटी कंपनियां बड़ी बन सकती है इमर्जिंग इंडस्ट्री में। सही बात है, सही बात है। आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया सर, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री कही जाएगी, क्योंकि उसमें तीन ही अभी, और धीरे धीरे लोग आएंगे, छोटा ब्रांड बनाएंगे और उसमें जो है वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। यस, अभी आप नहीं कह सकते कि जुबिलेंट राजा है, जुबिलेंट जरूर राजा है, पर कल और भी रेस्टोरेंट खुलेंगे और वो लोग बढ़िया धंधा करेंगे, राइट? क्योंकि सबके पास सिमिलर अपॉर्चुनिटीज है। जुबिलेंट है रेस्टोरेंट में, अब देखो 10 साल में वो कमा चुका है, उसके बाद अच्छे पैसे आए, रिजर्व में अच्छे पैसे आ चुके हैं, तो कोई वीक कंपनी हो रही होगी ना, तो उसको वो और वीक करेगा और उसको खरीद लेगा। ऑफर डाल के वो डेटा स्टडी करेंगे कि भी वो वीक कंपनी जो है वो कौन से सिटी में है, दो वहां पे ऑफर, उसको और कमजोर करो, और वो कंपनी हम खरीदेंगे आने वाले समय में। रिलायंस देखा, फ्यूचर ग्रुप खरीद रहा है, फ्यूचर ग्रुप, राइट? तो ये सब इमर्जिंग इंडस्ट्री में होता है। डिपार्टमेंट स्टोर एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, तो बड़े खिलाड़ी वीक खिलाड़ी को खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। पर फार्मा जो है, बैंकिंग जो है, आईटी जो है, ये सब पुरानी इंडस्ट्री है। पुराने लोग खा पी के तगड़े हो चुके हैं, बराबर कि नहीं? इनके पास पैसा ही पैसा है, तो ये लोग प्रॉब्लम के समय पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से ग्रोथ करते हैं। मैं फार्मा में ये आशा रखूं कि कोई छोटी कंपनी कल भारत की सबसे बड़ी कंपनी हो जाए तो वहां पे बहुत मुश्किल है, चांस कम है और रिस्क ज्यादा है, उनके लिए रिस्क ज्यादा है। फिर आज की लुपिन है, आज की डिवीज है, ये सब दुनिया भर में धंधा कर रही है।
जब वो कंपनी दुनिया भर में जाएगी तो ये उनको जीने नहीं देंगे, वहां पे हाई टफ कंपटीशन देंगे, राइट। सही बात है, हाँ। इमर्जिंग इंडस्ट्री में वो कंपटीशन नहीं है। इमर्जिंग में सबको सिमिलर मौके है, जो चाहे वो बड़ा बन सकता है, राइट। हाँ तो सर, मैडम ये बात जो आपकी सोच है सोची। वो परफेक्ट हाँ, है। मैं छोटी कंपनियों पे ध्यान रखूं जो बड़ी हो जाए, पर वो सोच कहाँ पे काम लगेगी आपको? इमर्जिंग में। एब्सोल्युटली। हाँ, यहाँ पे दो कंपनियां जीने नहीं देगी, एक जो बड़ी है वो, और जो स्ट्रांग है वो। जो भले बड़ी नहीं है पर डेब्ट फ्री कंपनियां हैं, वो सब भी छोटी कंपनियों को जीने नहीं देती है। जिससे छोटी कंपनियों को क्या करना पड़ता है, मार्जिन कम रखने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और वो मार्जिन उनके फिर छोटे ही रहते हैं। धंधा करेंगे लेकिन मार्जिन ही नहीं रहेगा उनका, तो ये हमारे पास तो कम ही पैसा आएगा, बराबर है। सही बात है, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। या फिर वो कंपनी कुछ ऐसा निश्चय करी हो जिसपे किसी का वो ना अभी तक हाथ नहीं बैठा हो। बड़ी कंपनियां स्टिल स्ट्रगल करे सही तो बात ही है। एक, जो कि रेयर होता है जनरली, कि कोई हाँ, ऐसी रेयर होता कंपनी। है। हाँ सब कंपनियां R&D पे निवेश करती है, तो बड़ी कंपनी के पास पैसा भी ज्यादा है R&D के लिए, बराबर कि नहीं। छोटी कंपनी का पैसा लिमिटेड है, तो फर्क पड़ जाता है, ऐसा है, बिल्कुल राइट। सर, ये चीज नहीं सोची आपका, थी। हाँ, आपने पर जो काम किया वो एकदम परफेक्ट किया है। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर नहीं है मैडम। कौन सी चीज क्लियर नहीं है बताओ? कि इतनी सारी कंपनियों में मैं ध्यान कहाँ पे रखूं, जिससे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री आज अगर 3 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, कल 30 लाख करोड़ करे, तो मैं भी वो कंपनी के साथ बड़ी बनूं। कौन सी हाँ, कंपनी बड़ी बनेगी? बिल्कुल वो कंपनियों पे ध्यान रखने के लिए आपको इसमें से आपके 9-10 टॉप खिलाड़ी बाहर निकालने पड़ेंगे, बराबर है। अभी आपके सामने बहुत से कौरव है, 100 कौरव है, किसको सिलेक्ट करेंगे? तो 5 पांडव देख लो खाली, बराबर ना। हाँ जस्ट गो फॉर गुड बिजनेस डूइंग। अब एक बार सिलेक्ट कर लिए फिर जरूरी नहीं हम उसमें निवेश करेंगे, बराबर है। अभी तो हम देख रहे हैं कि धंधा कौन कर रहा है। अब आप आ जाओ वो लिस्ट पे जहां पे आप देखने वाले हो कि धंधा करने के बाद कौन अपनी कंपनी को अच्छा मैनेज कर पाता है। अच्छा मैनेजमेंट किसे कहते हैं? अच्छा प्रॉफिट। मैनेजमेंट जो कम पैसे से हाँ, ज्यादा प्रॉफिट घर प्रॉफिट, ले जा हाँ। सके, हाँ, जिनको हर साल पैसे 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 नहीं चाहिए, जो हर साल आपको ये ना कहे कि मैं राइट लेके आया हूं और पैसा डालो। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर मैनेजिंग वेल। वो प्रमोटर जो होते हैं ना, वो खूब कम डिविडेंड घर ले जाते हैं। देखो 90% इन्वेस्टर क्या देखते हैं कि मेरे को डिविडेंड कौन दे रहा है ज्यादा। हमें वो थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। अरे आपको डिविडेंड नहीं दे रहा है, 50% तो प्रमोटर का राइट है। तो अगर सही बात। प्रमोटर ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब वो अपने घर ले गए पैसा कंपनी का, राइट। सही बात है, हाँ। ले जाना चाहिए, चलो मेहनत कर रहे तो ले भी जाए, पर वो लिमिट में ले जाए। आज सब पैसा डिविडेंड में बांट दिया, कल वापस आ गए, अरे प्रॉब्लम चल रहे, राइट इशू ला रहा हूँ और पैसा दो, वो थोड़ी ना सही बात है। अच्छी यस सर। कंपनियां 10-15 साल का व्यू रखती है। देखो ये HDFC की मैं आपको बात बताऊं मैडम, हाउसिंग फाइनेंस, ये अच्छे समय में भी कम खर्चा करते थे, वेल मैनेज्ड ग्रुप है। अब प्रॉब्लम का टाइम आया है इंडिया में फाइनेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि हाँ, ग्लोबली म्यूटेड इकोनॉमी जब होती है तब हमेशा फाइनेंस कंपनी को प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको पैसा दिया होता है। ये समय पे HDFC को प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसे बचाते थे, वो रिजर्व में रखते थे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह। बाकी की कंपनियों ने क्या किया? क्या बात है, मेरी कंपनी तो मेरी ही वजह से चल रही है, जबरदस्त प्रॉफिट कर रहा हूँ, ला दो चलो। सीधा उनका ध्यान होता है लग्जरी पे। हाँ लग्जरी अपने घर आनी शुरू हो जाती है, कंपनी का तो जो हो देखा जाएगा, जरूर पड़ेगा पैसा तो मांग लेंगे लोगों से। ये थिंकिंग से हमारी कंपनी कभी 200 साल नहीं टिक सकती है, सही बराबर बात। कि नहीं। सही बात। लंबा समय टिकने वाली कंपनी के लिए हमें एटीट्यूड भी वैसा चाहिए कि भी कम खर्चा करे, ज्यादा सेविंग करे, राइट। तो अब ये कंपनियों में ढूंढो ऐसी कंपनी कौन है जिसको कम पैसे चाहिए, जो अच्छा मार्जिन करती है। अच्छा मार्जिन वाली इसमें से जो कंपनी होगी ना मैडम, सब जी में सर। से नहीं, 100 कंपनी भूल जाओ। अभी अभी आपके पास खाली 10 खिलाड़ी है, वो 10 खिलाड़ी में देखे कि हु आर हैविंग बेटर मार्जिन, हु आर हैविंग लो डेप्थ,
हु आर हैविंग लो इक्विटी, बराबर है। कोई भी कंपनी जब बनती है, आपकी ये जो 10 कंपनी की शुरुआत हुई, जब इनका पाया डाला गया, तब ये दोनों कंपनियों में पैसा रखा गया होगा कि चलो हाँ। हम ग्रेन्यूल की शुरुआत करते हैं, चलो मैं सन फार्मा कंपनी डालता हूं। तो उनको चाहिए पैसे, जो 2 प्रकार से आते हैं। एक इक्विटी से आता है पैसा, राइट। नंबर 1 मनी कहां से आता है? इक्विटी, हम पैसा डालते हैं। दूसरा पैसा आता है डेप्ट से, चलो Finance। लोन ली जाए कंपनी को चलाने के लिए। तो हाँ। अब आप ये चेक करो कि कौन सी कंपनियां हैं जो लो इक्विटी, लो डेप्ट से भी अच्छा धंधा करती है, समझे? उनको ठीक है। बहुत पैसा नहीं चाहिए धंधा करने के लिए, क्योंकि वो कम खर्चा कर रहे हैं। खाली 3 चीज देखोगे ना, गुड मार्जिन, लो डेप्ट, लो इक्विटी, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये 10 में से कौन सी 2-3 कंपनियां हैं वो उभर कर बाहर आ जाएगी, राइट। किया हुआ है आपने ये काम मैडम? हाँ सर, किया हुआ है। पहले बताइए। पहले के सेक्टर्स में किया है, लेकिन फार्मा के लिए सर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ग्रोइंग कंपनी पे ध्यान देना चाहिए कि मार्जिन वाली कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। राइट, देखो ग्रोथ था, इसीलिए ये जैसे कंपनियां बड़ी हुई। कैप्लिन पॉइंट लैब है तो छोटी कंपनी है, लेकिन अभी रेवेन्यू ग्रोथ इसका 38% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, बराबर, मार्जिन भी ठीक है, Right. 24% है। राइट। तो और फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसी हाँ, 2-3 debt free company कंपनियां है ये। मिल नहीं रही है कि कौन सी अच्छी होगी। डिविस लैब एक अच्छी कंपनी है, लेकिन पता नहीं, डिविस लैब शायद उतना अच्छा 4 ईयर में ग्रोथ देखें तो 9% का ही ग्रोथ दिख रहा है। बराबर, कम ग्रोथ है। ग्रोथ से पहले हेलो। आपने धंधा देख लिया ना, तो ग्रोथ आ गया मैडम। क्योंकि हाँ। ये सब कंपनियां बड़ी क्यों बनी है? क्योंकि उन्होंने एक जमाने में बढ़िया ग्रोथ किया, फार्मा का फायदा उठाया, तभी तो वो ग्रोथ हुए। तो पहला आपने टॉप मार्केट शेयर देख लिया, तो आइडिया क्लियर रहनी चाहिए कि 50 साल पहले सब कंपनियां जीरो थी, राइट। थे ही नहीं कोई फार्मा में। पर आज अगर सन फार्मा 30,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, तो वो क्यों कर सका है? क्योंकि वो भी जीरो से 30,000 करोड़ हुआ है। और बिंदु फार्मा, जो भी आपकी टॉप 10 लिस्ट बनी, इन्होंने ग्रोथ अच्छा किया, तब जाके वो बड़े बने हैं आज। अब जब वो बड़े बने हैं, अभी थोड़ी देर के लिए आप ग्रोथ भूल जाओ, राइट। अब उनकी क्वालिटी देखो, खाली ये टॉप कंपनीज की, किसमें हाई क्वालिटी वाली कंपनी कौन सी है, बराबर। टॉप 10 में से खाली मार्जिन तो आपको कौन सी कंपनियां मिलके आती हैं? अच्छे मार्जिन वाली कंपनियां। सर इसमें एक चीज हम लोग और देख रहे थे जब हम लोग इसको फिल्टर कर रहे थे, तो Yes. एक चीज जो हमें समझ में आई, हाँ। जैसे सन फार्मा है, इसके अगर आप देखें तो ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो बार है, पहला बार जो है वो 2020 को रिप्रेजेंट करता है, और जो सबसे Okay. आखिरी बार है वो 2016 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2016 की बात से ये कंपनी ऐसा लगा जैसे कि ये डिप मारा इसने 2016 में, बराबर। 17 में अच्छा हुआ, फिर 18 में खराब हो गया, 18 में खराब हुआ, फिर 19 में फिर से ग्रो होना शुरू हुई, 20 में आई। अगर आप जैसे Right. लुपिन को देखो तो लुपिन से आप ये नेगेटिव में आ गई प्रॉफिट ग्रोथ में, एक्चुअली नेगेटिव में आ गई। 2020 में बराबर नेगेटिव प्रॉफिट। तो हम लोगों ने इन कंपनियों को छोड़ दिया, फिर लाइक लुपिन इज नॉट बराबर। अब ये और सेल्स ग्रोथ है कि प्रॉफिट ग्रोथ है? ये अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ है ना। जी। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ क्यों इतना कम हो गया सर? सन फार्मा का, लुपिन का क्यों इतना डाउन आ गया? सर शायद रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया होगा। फिर तो सबका बढ़ना चाहिए मैडम, है ना। सब लोग एक ही रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो क्यों कुछ कंपनियों का प्रॉफिट इतना नहीं टूटा, पर सन फार्मा, लुपिन, इन लोगों का प्रॉफिट बहुत टूटा? क्योंकि या तो फिर रेवेन्यू नहीं आया होगा। नहीं, रेवेन्यू भी सब में ऑलमोस्ट एक जैसा ही आया हुआ है। सर धंधे में फिर ये ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है। ये जो मैंने क्वालिटी बताया ना, क्वालिटी एनालिसिस, वहां पे ये प्रॉब्लम आ गया कि ये लोग एक्सपांशन में इतने आगे बढ़ गए थे कि इन्होंने हाई डेप्ट ली हुई थी अपनी कंपनियों पे। किसी को पता नहीं रहता है कि प्रॉब्लम आने वाले इंडस्ट्री में। तो लुपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये सब कंपनियों पे डेप्ट धीमे धीमे बहुत बढ़ी हुई थी। यहाँ पे आपको डेप्ट फ्री कंपनियां नहीं मिलेगी, बड़ी कंपनियों में कोई डेप्ट फ्री नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे कि चलो मैं और एक्सपांड करूं, धंधा तो आ ही रहा था।
2014 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फार्मा में प्रॉब्लम कब आए? 2014 से। जैसे यूएस एफडीए और अलग अलग रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आए, वैसे सबसे पहली इफेक्ट कहां पड़ी? ग्रोथ कम हुआ कंपनियों का। ग्रोथ कम हुआ तो इन्होंने तो एस्टिमेट किए हुए थे 20-20% ग्रोथ के, प्लांट वैसे बना दिए, खर्चे वैसे कर रहे थे, लोन वैसी थी। अब इमीडिएटली ब्रेक लगाना आसान बात नहीं है। हम कह सकते हैं इनको भी क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, अरे वो प्रैक्टिकल कर रहे, बेचारे धंधा कर रहे, वो थोड़ी ना इमीडिएटली अपने खर्चे को डाउन कर पाएंगे। हाई डेप्थ, कितना इंटरेस्ट ये लोग पे कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सन फार्मा, लुपिन, इन लोगों को आया। हाई डेप्थ की वजह से इनके प्रॉफिट सीधे टूट गए, बराबर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि धंधे के साथ क्वालिटी को कंपेयर करो, ताकि भविष्य में कोई और कंपनी में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए। आपकी जो कंपनी है उसकी क्वालिटी हाई रहनी चाहिए बिजनेस के साथ, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस, पर सेकंड प्रायोरिटी इज हाई क्वालिटी। अगर इनमें से जो कंपनियां ऐसी है जिनके सर पे कम डेप्थ थी, तो वो 3-4 साल उनको इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं आए, उनका भी प्रॉफिट थोड़ा गिरा, पर जैसे 2018 से रिकवरी आई, वो सब कंपनियां चलने लगी। भाव नहीं कह रहा हूं, प्रॉफिट चलने लगे, प्रॉफिट बढ़ गए। जो अजंता के साथ हुआ, जो डिविस के साथ हुआ, जो आपकी एबोट, फाइजर, सब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े, पर सन फार्मा, लुपिन के प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़े? हाई डेप्थ, हाँ राइट। सर, एक औरोबिंदो फार्मा भी ठीक है, उसने मतलब रेवेन्यू भी ठीक है और प्रॉफिट भी ठीक ही ग्रोथ है, बराबर है। पर फिर भी मैडम डेप्थ था ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट में इतने बड़े ग्रोथ उनके नहीं आ सके। जी। आपकी ये पूरे लिस्ट में कुछ ही कंपनियां ऐसी है जो 2014 से ज्यादा प्रॉफिट करती है आज। आपको कंपेयर करना चाहिए कि 4-5 साल मंदी रही फार्मा में, कंपनियों को प्रॉब्लम रहे, तो कौन सी कंपनियां अपनी मंदी को खा के आगे निकल गई? जी वही सर। कंपनियां आगे निकली होगी जिनके सर पे कम डेप्थ थी, जिनके मार्जिन 15-20% के थे, बाकी कंपनियों से डबल मार्जिन थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने ये जो मार्केट शेयर वाला काम किया है, उसके बाद सीधे क्वालिटी एनालिसिस कीजिए। क्वालिटी एनालिसिस कि हु आर हैविंग बेटर मार्जिन। पहली चीज क्या? बेटर मार्जिन, राइट। अब आपको कोई कंपनी मिल सकती है मैडम कि जो बहुत छोटी है और उसके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, राइट। तो ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि उसमें निवेश करेंगे। हो सकता है वो छोटी कंपनियां खाली यूपी में धंधा कर रही है, खाली गुजरात में धंधा कर रही है, कल गुजरात में कोई प्रॉब्लम आया तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगा, बराबर कि नहीं। वो आपके लिए लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। हमें इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए, जहां पे रीजनल इवेंट कोई मायने नहीं रखते। सही है, सही बात है। रीजनल इवेंट की इफेक्ट हमारे पे नहीं आनी चाहिए। तो धंधा देखो, फिर उनकी क्वालिटी देखो, मार्जिन, फिर मार्जिन चेक करने के बाद डेप्थ चेक कर लो। वो कैसे चेक करते हो आप डेप्थ? सर वो फाइनेंस कॉस्ट बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाता है, या करेक्ट वहां पर, या फिर ICR, एनुअल रिपोर्ट बराबर ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ हाँ वो तो भी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको 100% परफेक्ट गाइड करेगा मैडम, फार्मा सेक्टर के लिए, बराबर। ठीक है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको रेस्टोरेंट में गाइड नहीं कर सकता है। क्यों उसका सर? एक कारण है, हाँ उसका मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि पिछले साल से इंडिया में इनकम टैक्स के नियम चेंज हुए हैं। तब क्या था कि आपको फाइनेंस कॉस्ट जो दिखती थी वो प्रॉपर फाइनेंस कॉस्ट थी, जो ब्याज भरती है कंपनी वो थी। पर अभी जो नए रिपोर्ट इस साल से जो आए, उसमें रेंटल ऑब्लिगेशन, जो रेंटल जो लायबिलिटी होती है, जैसे सन फार्मा का प्लांट होगा, अगर वो रेंट पे होगा तो रेंट का पेमेंट करते हैं, वो भी फाइनेंस कॉस्ट में गिना जाता है। ओके, अच्छा। राइट। अब ये जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियां जिनकी 1000 रेस्टोरेंट है, वो सब उनकी लिस्ट पे ही होती है, बराबर कि नहीं। अब तक वो उनके फाइनेंस के डेटा में नहीं आता था, पर अब वो भी रिफ्लेक्ट होगा वहां पे, करेक्ट। ओके। वहां पे आपको अभी डायरेक्ट डेप्थ देखनी पड़ेगी, पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है वहां पे अब फाइनेंस देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो
फार्मा सेक्टर के लिए आईसीआर देखा, आपकी आइडिया क्लियर। आपने चेक किया हुआ है मैडम आईसीआर ये सब कंपनियों का? नहीं सर, नहीं किया है। कर लेना मैडम, कर लेना। मार्जिन, जी आईसीआर सर। और आरओई, रिटर्न ऑन हाँ इक्विटी नहीं, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। समझे सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं सर, जैसे कि एक वीडियो में आपने बताया था कि जो इक्विटी और नेट हम्म प्रॉफिट है, नेट हम्म प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इक्विटी से, उससे आरओई बराबर है, निकलता है। और बराबर है, लेकिन वो काफी कम आता है, जैसे 5 या 6% आता है। और जबकि जो रेशियो, रेडीमेड जो रेशियो दिए रहते हैं ना कई हम्म, वेबसाइट्स पे, वो बहुत ज्यादा दिए रहते हैं। तो बराबर है, वो इक्विटी डिफरेंस है में मैडम। शेयर होल्डर्स की फंड होता है और एक रिजर्व भी होता है, तो वो रिजर्व को ऐड करना है कि नहीं, वो नहीं समझ में आता। करेक्ट। देखो, अभी आप अपना लॉजिक लगाओ कि मुझे अकाउंटिंग मेथड में भूल जाता हूँ, अकाउंटिंग मेथड क्यों बनाई गई है? उनके रिटर्न फाइल करने के लिए। अब हम इन्वेस्टर हैं, हमें अकाउंटिंग मेथड से कोई लेना देना है, पर हर जगह पे नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टेक होल्डरों ने जो सन फार्मा में निवेश किया, स्टेक होल्डर यानी कौन? मेरे और भाई बहन, जिन्होंने हम्म, बरसों से निवेश किया हुआ है सन फार्मा में, वो कहाँ जी। रिफ्लेक्ट होता है? इक्विटी में रिफ्लेक्ट होता है, हाँ राइट? तो मैं हाँ। ये देखना चाहता हूँ पुराने जो स्टेक होल्डर है उनको कैसा पैसा मिला, उनको ओके। अच्छे पैसे मिले कि उन लोगों को लॉस हो रहा है। तो ये मैं कैसे चेक करता हूँ? करंट ईयर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी, इक्विटी। राइट? हाँ इसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअली नहीं कह सकते बाय लॉ। हाँ। ये रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, ये है रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। ओके। पेड अप इक्विटी मतलब जो पैसा निवेश किया उस पे कितना मुनाफा कर रही है कंपनी, करेक्ट? हमें ये तो आइडिया आ गई कि आपकी जो टॉप 10 कंपनियां हैं उसमें स्टेक होल्डरों ने कितना पैसा लगाया और कितना कमा रहे, तो आपको सीधी फिगर मिल जाती है कि विच कंपनीज आर डूइंग गुड, बराबर है? जी सर। अब आपने जो रिजर्व वाली फिगर ऐड करने को बोली, उसे हम कह सकते हैं दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? रिटर्न तो ऑन इक्विटी क्यों जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि टोटल सन फार्मा के पास कितना पैसा पड़ा है, जी। टोटल पैसा, वो 15 साल 20 साल से कमा रही है कंपनी, तो वो हम्म। पैसा भी तो उनके रिजर्व में आता जा रहा है। तो हाँ। टोटल रिजर्व में जो पैसा है उस पे वो कितना प्रॉफिट करती है, ये जानना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी काम लगेगा, हम्म। राइट? हम्म। आपने क्या किया? टोटल इक्विटी प्रॉफिट से डिवाइड कर दी। हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में कभी भी परसेंटेज में नहीं आएगा। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मतलब 10 करोड़ एक जमाने में निवेश किया था, आज 100 करोड़ कंपनी कमा रही है, वो तो टाइम्स 10 में आता गुना है। कमा रही है। हाँ। यस, टाइम्स में आता है, और वो टाइम में ही आना चाहिए। क्योंकि हाँ। मैं आज, मैडम आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल से जैसे इंडियन मार्केट में, अब आपको क्या लगता है 10-15 साल बाद आपको परसेंटेज में रिटर्न मिलने चाहिए कि टाइम्स में मिलने चाहिए? टाइम्स में। वाले नहीं ना, तो हम लोग टाइम्स लेना चाहते हैं। तो मैं ये जी जानना चाहता हूं कि मेरे जैसे पुराने स्टेक होल्डर आज कितना टाइम्स कमा रहे हैं, ऑलराइट? ये जी सर। बताएगा आपको रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जरूरी तब होता है जब मैं ये जानना चाहता हूं यार सन फार्मा तुम डिविडेंड कम दे रहे हो, अपने पास पैसा रख रहे हो, अपने पास मतलब कंपनी के पास, तो तुम्हारे पास जो पैसा पड़ा है उस पे तुम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। समझे ज्ञानेंद्र जी? हाँ जी समझ सर। गया। आपकी कंपनी के पास 100 करोड़ रिजर्व में है और आपने इस साल रिजर्व में 100 करोड़ है और आपने इस साल प्रॉफिट 10 करोड़ का किया, तो कितना परसेंटेज आप कमाए? 10%। 10%। तो 10% तो मैं कहीं और से भी कमा लूंगा, हम्म। कमा लूंगा कि नहीं? हाँ तो हाँ। मैं कहता हूं यार एक काम करो ना सन फार्मा, जब हम एजीएम में मिलते हैं तो हम आर्ग्यू कर सकते हैं कंपनी के साथ कि आप अपने पास क्यों पैसा रखते हो, फिर बांट दो। आपके पास पैसा पड़ा है, कोई काम का नहीं है, आप 5-10% दे रहे हो, राइट? इसीलिए ये दोनों चीजों की महत्व अलग अलग है। रिटर्न हम्म। ऑन पेड अप इक्विटी का काम अलग है, रिटर्न ऑन इक्विटी का काम अलग है, राइट? हाँ। सर ये बहुत बड़ा अब कंफ्यूजन रिटर्न, था, आज आपने क्लियर कर दिया। राइट, अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कब काम लगने वाला है पता है? आज नहीं काम लगेगा, ये आपको 10 साल बाद काम लगेगा, जब आप निवेशक हो चुके हो कोई कंपनी के,
रेगुलर आपको इनकम मिलती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कंपनी को कि सर रिजर्व में पैसा पड़ा है, अब कम कमा रहे हैं, कुछ करो, कुछ एक्सपेंशन के प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि 5-10% हम बाहर से कमा लेंगे। आज जब हम निवेश कर रहे हैं, आज हमारे काम की वो चीज नहीं है। आज हमारे काम की चीज है रिटर्न ऑन प्योर पेड अप इक्विटी। बराबर है? ठीक है सर। सर जो रिजल्ट आते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट, उसमें जो इक्विटी कैपिटल होता है वही पेड अप इक्विटी हुई। करेक्ट सर, करेक्ट, वही पेड अप इक्विटी हुआ, राइट। हाँ। तो आपका एक स्टेप मिसिंग था इसके अंदर, अगर वो होता तो एकदम आइडिया आपकी क्लियर हो जाती कि फार्मा के ये 10 बड़े खिलाड़ी, इनमें ये सारी कंपनियों के ऊपर हाई डेप्ट है, तो मैं उन कंपनियों को भूल जाती हूँ। ये 3-4 कंपनियों पे ध्यान रखूंगी मैं, और इन 3-4 कंपनियों पे अब मैं फोकस करता हूँ। ये 3-4 कंपनियां जो सिलेक्ट होके बाहर आएगी ना, उसमें भी सब में निवेश नहीं करना है। अब आप उनकी पूरा रिपोर्ट निकालो, पिछले 10-15 साल का जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है आपके सामने, और फार्मा का मेरे सामने जो शीट है उसमें पिछले 12 साल का रिपोर्ट है, राइट? हाँ। जी। है ना? अब हाँ। ये रिपोर्ट आपने कितनी कंपनी के बनाए मैडम? सर इसमें जितने सबके? जो शीट में दिख रहे हैं ना, सबके बनाए हम लोगों ने, Okay, क्योंकि ये right. अब आपके लिस्ट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि इसमें सन फार्मा नहीं है, और क्योंकि हम लोगों ने कुछ छोटी कंपनियां भी उठाई जो हमें लगी कि बहुत अच्छा ग्रोथ करें, लेकिन हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, तो वो सब कंपनियां हम हटा देंगे। लेकिन ये लगभग इन सारी कंपनियों के लिए करी हमने, आरती, कैडिला, डेविस लैब, एल्केम, कालैब, सिंजिन। हाँ सर, सिंजन, एबॉट इंडिया, सभी के लिए किया सर। ये अभी कौन सी कंपनी है स्प्रेडशीट में सामने हमारे? भी इससे पहले मेरे ख्याल से CAPPL थी, कापली पॉइंट। कैपलिन पॉइंट लैब, यस सर, ये हाँ, करो कैपलिन। तो उसके ऊपर, हाँ उसको क्लिक करो। हाँ सर, कर ये दिया। ये 2008 में लॉस किया था इन्होंने, आपके डेटा के हिसाब से लॉस बता रहा है। हाँ, नेगेटिव, जी जून सर। 2008 में नेगेटिव प्रॉफिट है। राइट। तो मैं अभी नहीं जानता कि आपने डेटा परफेक्ट लिया है कि नहीं लिया है, आई होप डेटा परफेक्ट है, लेकिन अगर मेरी कंपनी ने कभी लॉस किया है तो मैं नहीं चला लूंगा, बराबर है? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी नहीं हुई। ओके। मैं आपकी कंपनी में निवेश कर रहा हूं, मेरे को मैनेजमेंट में कैसे इसको पकड़ूंगा? लॉन्ग कंसिस्टेंसी देख के, कि पिछले 15-20 साल में जब बुरा समय आया, बुरा समय, हाँ। तब आपका बिहेवियर कैसा था? ओके। अच्छे समय में तो आप सब अच्छा दौड़ते हो, बुरे समय में आई वॉन्ट टू नो वॉट वॉज योर बिहेवियर। जैसा हम कभी घबरा जाते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है, अरे बाप रे क्या हो गया, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं वो टाइम पे, लेते हैं कि नहीं लेते? हम देखना हाँ। चाहते हैं कि जो कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूं वो बुरे समय पे कैसा बिहेव करती है। तो आपके लिस्ट के हिसाब से 2008 में कापली पॉइंट ने लॉस किया था, जी सर। राइट? हाँ, मेरे ख्याल से इससे ये डेटा चीज सही है समझ सर। में आती है, हाँ। तो फिर आपको ये चीज यहाँ से ले लेना चाहिए कि जब कभी भविष्य में ऐसा टाइम आए तो यहाँ पे मैं लॉस कर सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? हाँ। एक चीज और देख लेने की, क्या ये समय बाकी की सब कंपनियों ने लॉस किया था? राइट नाउ कंपेयर योर टॉप 10 कंपनीज, कि 2008 में सन फार्मा ने भी लॉस किया, औरों ने भी लॉस किया, डिविज ने भी लॉस किया, सबने नहीं सर, लॉस किया। औरोबिंदो फार्मा ने लॉस नहीं किया था सर। राइट, तो आपको उसको वो प्लस पॉइंट देना चाहिए। हाँ, ओके सर। डेविस ने भी नहीं किया था। तो ये इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो उसको ज्यादा पॉइंट देते हैं कि दोस्त तुमने मुझे खराब समय में बचा लिया, बराबर है? जी। आपका मैनेजमेंट ऐसा था कि खराब समय में भी यू वर एबल टू मेक प्रॉफिट। तो हमें ऐसी कंपनियों पे भरोसा रखता है कि चलो आने वाले 20-25 साल नहीं, मैं तो 100 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, 15 बार खराब समय आने वाला है, कितने बार ऐसा होगा कि लोगों को लगेगा अब जिंदगी में कभी फार्मा नहीं चलेगा, तब भी मेरी कंपनी मुझे डिविडेंड देगी कि नहीं? बिल्कुल। तब भी मेरी कंपनी मेरे को जब मैं रिटायर हो चुका हूँ मुझे कंसिस्टेंट घर बैठे बैठे पैसा देगी। अगर लॉस करेगी तो जब मुझे ज्यादा जरूरत होगी खराब समय में, तब ये कंपनियां कहेगी सर हमने लॉस किया है, चला लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल।
फिर हम बिल्कुल नहीं चला सकते कि भाई तुमने लॉस किया पर ये टाइम मेरे को भी तो जरूरत है पैसे की। हाँ ये सब सिलेक्शन प्रोसेस के समय ही सिलेक्ट कर लो, राइट। ठीक हाँ, है आपने सर। बहुत अच्छा काम किया है। सर ये चीज ये नहीं जो सोच। आपने जो पूरा वर्क किया ना, ये बहुत अच्छा है मैडम। थैंक इसमें यू सर। हम क्या कर सकते हैं, फोकस्ड वर्क करें। और थोड़ा फोकस वर्क का मतलब कि चलो सब कंपनी का मुझे इतिहास नहीं देखना है, पर जिनका देखना है उनका परफेक्ट देखना है। जो सिलेक्टेड 9-10 खिलाड़ी हुए उनका पूरा हिसाब देख लो, 2008 से नहीं, हाँ नॉट फ्रॉम 2008, सिंस इंसेप्शन, ये सर ये जो पिछले डेटा है 20 साल का डेटा देख लो। ये डेटा तो सिर्फ 10 साल का ही है बेसिकली, लेकिन मैंने प्रोग्राम बनाया है वो पूरे ओके, ही इंसेप्शन से जो डेटा डीएससी पे अवेलेबल होगा उसको पूरा वेरी डाउनलोड गुड, करके वो करेगा। और सर ये शीट भी मैं आपको ओके, भेज दूंगा ताकि आप अपने स्टूडेंट को ये दिखा सकें कि राइट, कौन सा सेक्टर नहीं लेना चाहिए इसी में और कौन सा सेक्टर लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमने पूरी बराबर है, खिचड़ी कर दी है इसमें राइट राइट। कि तो आपके पास इसमें गुड एग्जांपल लाइक डेविस लैब भी है और विंदा फार्मा भी है और कुछ बैड एग्जांपल्स भी इसमें है जो राइट, कि आप अपने स्टूडेंट्स को दिखा सर सकते ये हैं। चीज सोची नहीं थी। अब पहले तो हमें लग रहा था कि कैपलिन बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, इसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट, पर आपने ये सही बताया कि बुरे समय में तो इसने लॉस किया है, तो ये पॉइंट तो सोचा ही नहीं था। देखो कैप्लिन, मैं ये नहीं कहता बुरी कंपनी है, हाई ग्रोइंग, बहुत कम डेब्ट, ये सब चीज तुम्हारी अच्छी, पर फिर खराब समय पे क्यों लॉस करते हो, बराबर कि हाँ नहीं। ये हाँ सही। ये चीज इसी वजह से आपने देखा हो, तो अभी जब सब कंपनियां गिरी उसमें कैप्ली पॉइंट आधे से भी ज्यादा टूटी थी, क्योंकि इन्वेस्टर को डर लगने लगता है, अरे बाप रे 2008 जैसा हो गया तो, राइट। हाँ 2008 में तुमने लॉस किया था, लॉस किया तो हमारी तो अर्निंग ही जीरो हो जाएगी इस साल की। हम्म। हाँ कंसिस्टेंट कंपनी में इन्वेस्टर को डर नहीं लगता है, बराबर सही है। और बात। एक चीज यहाँ पे आप कर लेना कि आपने इंडिया के फार्मास्यूटिकल में जो रिसर्च किया उसमें दो पार्ट करने पड़ेंगे हमें, एक मल्टीनेशनल कंपनीज के और एक इंडियन फार्मा के। ओके ओके। वो कैसे पता चलेगा? इंडियन फार्मा को जब तक आप ये दो पार्ट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब तक रिसर्च में थोड़ी कमी रह जाएगी। हाँ जैसे सर। सर वो एवोट, यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे सर कि कौन सी कंपनी इंडियन है और बाहर की है? आपका ये जो पूरा लिस्ट है ना, उसमें हाँ। आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप एवोट को देखोगे, एवोट फार्मा आप लिखोगे गूगल में, तुरंत पता चल ही जाएगा, उनका जो डिटेल आता है कि दिस इज मल्टीनेशनल कंपनी, ओके। फाइजर मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल है। ऐसे हाँ। अगर लिस्ट को आप सेग्रीगेट करोगे ना, तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए क्या फायदा होगा कि फाइजर में जब आप निवेश कर रहे हो तो आप हम्म। प्योर इंडियन फाइजर में निवेश कर रहे हो। फाइजर हम्म। खुद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ। इंडियन फार्मा पूरा जितना मिलके धंधा नहीं करता है उतना प्रॉफिट करती है फाइजर, इतनी बड़ी हाँ। कंपनी है। पर हाँ। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडियन फाइजर में उसका कोई रोल नहीं। हाँ। इंडियन फाइजर में जब आप निवेश करते हो तो खाली इंडिया का फाइजर गिना जाता है, तो वो फाइजर ग्रोथ कितना करेगी, लिमिटेड। इंडिया का ग्रोथ ही आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर आप इंडियन मल्टीनेशनल में इन्वेस्ट करते हो तो इंडियन मल्टीनेशनल दुनिया भर में धंधा कर रही, तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा, प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा हो जाता है, बराबर कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल। आपकी आपकी डिवीज हो, अजंता हो, सन फार्मा हो, ये सब दुनिया भर में धंधा कर रहे हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल चलो ये इंडोनेशिया में डेवलप कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज में, कई अलग अलग जगह पे ये लोग धंधा कर रहे हैं, तो हमारा धंधा तो बढ़ने ही वाला है। पर फाइजर बैठा हुआ है खाली इंडिया पे नजर करके, ग्रोथ लिमिटेड होगा हमारा, बराबर। एक बिल्कुल। खूबी भी होगी मल्टीनेशनल कंपनी की, एक खूबी है उनके पास बहुत पैसा है, प्रॉब्लम के समय पे वो कैसे काम लगते हैं, राइट ना। हाँ पर बिल्कुल। जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ करेगी ना, ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, तब वापस यही सारी जो इंडियन फार्मा है वो मल्टीनेशनल फार्मा को टक्कर देके बढ़िया ग्रोथ करेगी, क्योंकि उनको दुनिया भर का फायदा मिलना चालू हो जाएगा, जो आज आपकी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को हो रहा है, जी सर। बराबर कि नहीं। तो ये थोड़ा सर। सेग्रीगेट करोगे तो अच्छा रहेगा। सर एक क्वेश्चन था कि किसी भी कंपनी को जैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनीज के ऑर्डर बुक हम्म, होते हैं या हाँ उसके क्लाइंट्स होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सर कहाँ से मिलेगी? देखो, पहली तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है सेल्स में। आपने जब ओके। सेल्स देखा ना, मार्केट शेयर किसका बड़ा है, तभी आपका रिफ्लेक्शन आ गया।
कि इन लोगों के पास ऑर्डर बुक अच्छी आ रही है, इन लोगों के पास क्लाइंट बेस अच्छा है, इन लोगों का क्लाइंट बेस डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड मतलब कई कंपनी ऐसी होती है जो डिपेंड होती है कुछ ही कंपनी के ऊपर कि भाई ये हाँ कंपनी से धंधा मिला जिंदा रहेंगे, अगर वो कंपनी हमें धंधा नहीं देगी तो हमारी कंपनी भी बंद हो जाएगी। हाई रिस्क, जी सर। राइट। आप जब सेल्स फिगर में टॉप की कंपनियां बाइफरगेट करते हो ना, तब आपको ऑटोमेटिकली वो डेटा बाइफरगेट हो जाता है कि भाई इन कंपनियों को धंधा आ ही रहा है। हर एक कंपनी में आपको ये बुक वैल्यू चेक करने की जरूर नहीं पड़ेगी, ऑर्डर बुक क्या है चेक करने की जरूर नहीं पड़ेगी, बराबर है। फिर भी जब भी कोई कंपनी का रिजल्ट आता है, राइट, पीडीएफ जी डेटा अगर आप डाउनलोड करते हो जी तो आपको इंफ्रा की कंपनी में ये देखना चाहिए, राइट। कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो है, रियल एस्टेट में जो है, उसमें ऑर्डर बुक देखनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे ऑर्डर बुक पे उनके भविष्य के प्रोजेक्ट डिपेंड है। एलएनटी में ऑर्डर बुक देखनी चाहिए। तो आपको हाँ कहां से मिलेगी? हाँ पीडीएफ डाउनलोड करो, उसमें लिखा ही होता है कि भाई हमारा ऑर्डर इतना था, इतना बड़ा है, राइट। तो आपको ठीक है। पता चल जाता है कि ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बाकी ओवरऑल देखो, रिफ्लेक्ट तो होने ही वाला है ग्रोथ में। ग्रोथ जिनका नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑर्डर नहीं मिल रहे, बराबर ना। हाँ, सही बात है, ठीक अब है सर। इसमें अगर देखो, जो लोग टीवी रेगुलर देखते हैं वो लोग यहाँ पे बहुत धोखा खाते हैं मैडम। टीवी में रिफ्लेक्ट होके आता है एलएनटी को 500 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो लोग खुश होके शेयर बाय कर लेते हैं। अरे वो हाँ 500 करोड़ से तो उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो वो खर्चा करते हैं कहीं पे भी, राइट। तो वो हाँ छोटे छोटे वो ऑर्डर पे वो देखने की जरूरत नहीं है। जब आप ठीक। ग्रोथ देखते हो तो वो सब आ गया, सारे ऑर्डर अंदर मिल गए, बराबर ना। हाँ ठीक है सर। डन। यस सर। तो यस। व्हाट आई विल एक्सपेक्ट मैडम, व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, देखो आपके हस्बैंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, ज्ञानेंद्र जी आप बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो, तो दैट्स गुड। मैं थैंक यू आप सर। दोनों को यही चीज कहना चाहूंगा कि बाकी भी जो लोग हैं वो अगर इसी प्रकार से खुद रिसर्च करेंगे, देखो थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम आपने बैठे कंप्यूटर पे आपको लगा चलो मैंने काम कर दिया, ऐसा हुआ मैडम? ऐसा नहीं हुआ है। नहीं कई प्रॉब्लम आए होंगे, पर आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिला है। नहीं मिला? बताओ मेरे नहीं, को, बिल्कुल कहीं ना सर। कहीं से। अगर आप रोड रास्ते पे चले हो तो सॉल्यूशन मिलते जा रहे, तो आप आगे बढ़े हो, इट्स बिगिनिंग। और आगे बढ़ते जाइए, आप अपने आप को 3 साल बाद बेहतरीन मानोगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एनालिस्ट की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी प्रकार से मैं मानूंगा कि सब वाइफ को अगर ज्ञानेंद्र जी आपके जैसे हस्बैंड अगर सपोर्ट करने लगे तो सोने पे सुहागा हो जाए, सर है वो ना। इतना सारा डेटा तो पुल इन्होंने ही किया है बीएससी की साइट से, एक ही बार में सब Right. कर देते हैं डेटा का काम। सर मैं अपनी उसमें कोई सॉफ्टवेयर दिक्कत आती है इंजीनियरिंग आपको का फायदा ज्ञानेंद्र उठा जी? रहा हूँ। हाँ, जी सर। तो उसमें कोई दिक्कत आती है आपको? सर वो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फायदा उठा रहा हूँ, मुझे मुझे प्रोग्रामिंग वेरी आती है, तो गुड, मैंने प्रोग्रामेटिकली मैंने ये जितने डेटा एक्सेल में आए कोई भी मैन्युअली कॉपी बराबर, किया हुआ नहीं है सर। सारा डेटा ओके, प्रोग्रामेटिकली डाउनलोडेड है और एक्सेल में राइट, कन्वर्ट होके, और वो मतलब तो हम लोगों ने अभी फार्मा के अलावा और भी कई सेक्टर के डेटा डाउनलोड किए हैं रिसेंटली। मेन एनालिसिस का राइट, काम इनका होता है, क्योंकि मुझे फिर वो ज्यादा समझ में नहीं आता, जैसे टर्म्स आपने बताया ना बराबर है, डेटा इक्विटी और ये सब, तो ये वो सब ये करती हैं। मैं राइट, मेनली इनको डेटा सपोर्ट कर देता हूँ, सारे डेटा डाउनलोड कर देता हूँ, ताकि इनको मैनुअली नहीं करना पड़े। नहीं तो सर एक एक सेक्टर में 150 कंपनियां, कुछ सेक्टर शायद 150 कंपनियां हैं, और मतलब आप नाम सुन के तो फिर कर भी नहीं सकते कि ये कंपनी का नाम सुना है मैंने, तो इसको कर लेते हैं बराबर फिर है, वो तो काफी सही डिफिकल्ट बात है। तो थोड़ा सा एक है, इनिशियल और एक काम सपोर्ट। कीजिए ज्ञानेंद्र जी, एक जी काम कि इंडिया के जितने इंडस्ट्री है ना, 130 इंडस्ट्री है टोटल मिला के, जी उसकी अगर एक स्प्रेडशीट बन जाए ना आपकी, सब काम की नहीं है। फार्मा में 100 कंपनी है, काम की तो 20 है खाली, है कि नहीं? वो हाँ हर ये जो रूल है ये हर जगह इफेक्टिव है। रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं 100 में से 80% एक्सीडेंट वही 20% लोग करते जाते हैं हर साल। तो वो हाँ 20% लोगों पे अगर ध्यान रखते हैं तो 80% एक्सीडेंट कम होते हैं। हम्म। सेम हाँ चीज इन और बिजनेस। ये 130 इंडस्ट्री होगी, पर सिर्फ लिमिटेड 20 इंडस्ट्री आपके काम की है। हाँ पर उसके लिए एक बार 130 इंडस्ट्री का एक स्प्रेडशीट बने,
अंदर से आपको पता चल जाएगी, ये डेटा डालोगे तो, कि मेरे को कौन सी 15-20 इंडस्ट्री पे ध्यान देना है, राइट। हाँ और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोग्रामिंग जो आपने किया है, राइट, हाँ अगर आप ये प्रोग्रामिंग सिखा भी सकते हो, मेरे को नहीं पता है आसान है मुश्किल है क्या है, मैं जब सिखाता हूं ना, तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ता है हाँ पता है, कि एक लेमैन, कि जिसने कभी कंप्यूटर को नहीं छुआ है उसको भी आना चाहिए, बराबर। तो एकदम सिंपल मेरे को रखना पड़ता है। पर आप आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप अपने जैसे जो लोग हैं, दूसरे जो आईटी के लोग, बराबर की नहीं, जिनको शेयर बाजार हाँ नहीं पता है, आप उनको ये स्टॉक मार्केट का मेल करा सकते हो। अगर आप सिखा सकते हो, एक आधा वीडियो आप बना सकते हो, तो आप बनाइए, जिससे बाकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो लोगों को भी ये चीज बना सके, सर मैं बराबर की कोशिश नहीं, करूंगा लेकिन ये पूरी बराबर। प्रोग्रामिंग है सर, मतलब एक्चुअल जैसे कि हाँ। होता है ना लैंग्वेज, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज जैसे इसमें जो है मैंने शेल स्क्रिप्टिंग यूज की है, और इसमें मैंने राइट, पाइथन प्रोग्रामिंग यूज की है, और कुछ राइट, कुछ जो विंडोज की प्रोग्रामिंग होती है सर, उसको पीएस प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम लोग, पाइथन मतलब विंडोज शेल प्रोग्रामिंग राइट। कहते हैं, ये सब प्रोग्रामिंग चीज की। तो सर इसमें केवल एक चैलेंज ये है कि जैसे कि अगर ये सॉफ्टवेयर किसी को देना हो कि देखो इसको ऐसे रन करना है, तब तो ये बहुत आसान है। मैंने आपको दे दिया, आपने बराबर। मुझको बोला कि आप इसमें ये सेक्टर कोड पास करोगे, ये आपको एक्सेल बना के दे देगा, राइट, है ना। वो एक बराबर है। यूज करना हो जिसको कहते हैं, वो आसान है। राइट, लेकिन जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है उसमें क्योंकि आपको लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए पूरी तरह से कि बराबर है। एग्जैक्टली ये चीज क्या लिखी हुई है, ताकि आप उसको राइट, चेंज कर सकें, या फिर आप उसको कुछ वो कर सकें, उसमें कुछ भी बराबर है। मॉडिफिकेशन कर सकें। जैसे कि ईयर ही है, जैसे करेक्ट। 2020 है, कल 2021 आ जाएगा फिर, या फिर जैसे एक मुझे हाँ। जो चैलेंज, एक चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक बैंकिंग सेक्टर का डेटा मैं नहीं पुल कर पा रहा हूँ, क्योंकि बीएससी ओके। में जो बैंकिंग सेक्टर का डेटा है ना, वो कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का। उसका डेटा जो है हम्म, बैलेंस, उसका डेटा शायद बैलेंस शीट है, और हम्म। वो भी बड़ा एकदम हार्ड कोडेड है, जैसे एचडीएफसी बैंक, वो सेक्टर बेसिस मतलब टेक्निकली बाई करेक्ट, सेक्टर करेक्ट। मैं पुल नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि वो उसका जो, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली मुझे वो पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उसका कि कैसे वो कहाँ नई मिलेगा ये। स्टाइल है, हाँ इन्होंने नई स्टाइल से दिया है। देखो मैं जब, जैसे ये मैं 12 साल पहले जब ये करता था, तब ये बीएससी का डेटा ऐसा नहीं था जैसा आज आपने देखा है, ये अलग हाँ प्रकार से था। लेकिन हाँ ये लोग भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं हर साल, और जितना मैं साल बीतते जा रहे मुझे लग रहा है कि यार इन्वेस्टर के लिए तो कितना अच्छा होता जा रहा है। एक जमाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अभी और सिंप्लीफाइड होता जा रहा है। तो अभी हाँ जो नया जो डेटा जो दिया है बीएससी ने, कई कंपनियों में चेंज किया है, वो और अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देखोगे तो फिर टोटल चेंज हो गया, टोटल बराबर कि चेंज नहीं। हो गया, हाँ। और ये डेटा। और सर सेक्टर्स ना, जैसे अभी पिछले साल अक्टूबर में मैं जब ये प्रोग्राम डेवलपमेंट शुरू किया मैंने, मुझे अभी जब मैंने फाइनली इसको रन किया, फाइनल जब वो पूरा बिल्ड हो गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पहले जो सेक्टर्स थे ना, सेक्टर्स भी बदल दिए, इन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया सेक्टर्स को, नंबर ऑफ सेक्टर्स बढ़ गए एक्चुअली। और वो हर इसमें साल जो है बढ़ेंगे ज्ञानेंद्र जी, वो हर साल बढ़ेंगे। हर साल क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इंडस्ट्री नई नई बड़ी बनती जाती है इंडिया में, जो आज इंडस्ट्री है ही नहीं, है ना। हाँ मैं जब करता था तब 70 सेक्टर थे, तब लाइफ हाँ इंश्योरेंस नहीं था, जनरल इंश्योरेंस नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं थे। रेस्टोरेंट हाँ को ये लोग एफएमसीजी में गिनते थे, हाँ समझे कि नहीं। मतलब हाँ बहुत से क्लब थे। आपका एशियन पेंट इंफ्रा में, ये भारतीय एयरटेल टेलीकॉम में नहीं था, वो इंफ्रा में गिना जाता था, हाँ ऐसा। और भारतीय एयरटेल तो टेलीकॉम का कंपनी है, तो देखो अभी हाँ टेलीकॉम का अलग सेक्टर बन गया, समझ हाँ रहे हो। जिंक ऐसे सेक्टर बना धीमे दिया। धीमे कल क्या होगा, प्राइवेट बैंक अलग, पीएससी बैंक अलग। मैंने जो हाँ आज आपको फार्मा बताया ना, मल्टीनेशनल फार्मा अलग, इंडियन फार्मा अलग, ये कल होने ही वाला है, हाँ 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 राइट, ऐसा। हाँ। तो ये सब चैलेंजेस है सर, जैसे कि जब जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना, उसके साथ अभी ये चैलेंज ये है कि ये हमेशा सेम नहीं, जैसे कि 6 महीने डाउन द लाइन हो सकता बराबर। है आप उसको रन करेंगे तो शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे चेंजेस चाहिए हाँ, जो कि सेक्टर में करेक्ट। हो रहे हैं या बीएससी में हो रहे हैं। क्योंकि ये वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करता है, तो अगर उनका वेबसाइट का लेआउट चेंज हो गया या उनका डेटा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो हाँ, गया, तो वो बराबर है। सारी वो चैलेंजेस है सर बेसिकली। राइट, तो राइट। सर लेकिन मैं कोई एक बात काम नहीं, हम हमेशा क्या करूंगा सर, करते हैं। आप सर आपको जो भी डेटा चाहिए, अगर कभी आपको ऐसा लगा कि ये डेटा मुझे, अगर ये पूरे सेक्टर, जैसे मैं अभी आपको, जैसे आपने कहा ना, आपको पूरे कंपनियों का एक स्प्रेडशीट में
मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा सर कि पूरी कंपनियों के एक स्प्रेडशीट में 3-4 पैरामीटर हम लोग देख रहे थे, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू और फाइनेंस कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, सब जो है, जो भी, या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए कंसोलिडेटेड लिस्ट में, जो कौन कौन से कॉलम पिक कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा वो मैं पूरा बिल्ड करके दूं आपको एक्सेल जो है। और आप एक काम और कर सकते हैं सर, कभी भी सर प्लीज डोंट हेजिटेट बिकॉज वी आर रियली इन डेप्थ टू यू, यू हैव टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसको आप समझ लीजिए कि हमारी तरफ से हम ऑनर फील करेंगे अगर आप हमको कभी बोलेंगे कि ज्ञान अगर ये डेटा बीएससी पे है, इज इट पॉसिबल टू पुल, आई विल ट्राई माय बेस्ट। राइट, थैंक यू इसके लिए। और हम तो यही प्रयास करेंगे कि जो भी नॉलेज है वो मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड हो सके और लोग यूज कर सके। जब मैं सिखाता हूँ तो मेरा पर्पस है कि वो गांव का किसान को भी पता चले, पर जब आप अगर कोई चीज नॉलेज बांटोगे ना तो हमें मार्केट पता रहे। मार्केट मतलब कि ये किसको समझ में आएगा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर वालों को समझ में आएगा, बराबर की नहीं? हाँ। मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे हमारे कई स्टूडेंट हैं जो, जैसे कुछ स्टूडेंट पाइथन सिखाते हैं कॉलेजेस में, ऐसे भी स्टूडेंट है, पर आप सब लोगों का भी एक ग्रुप होना चाहिए कि आप सब लोग मिलके कुछ एडवांस भी लोगों को सिखा सको, ताकि हर एक लेवल पे आगे तो बढ़ना ही है। आज के जो हाउसवाइफ्स है जो अभी नॉर्मल एक्सेल सीट सीख रही है, कल ये वो सीख जाएगी तो वहां से भी वो लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर की नहीं? तो देयर इज नो एंड, और आपका लाभ भी लोगों को हो, बराबर? जरूर सर, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बना के और लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जहाँ पे मेरा प्लान है, अभी पता नहीं, मुझे एक्चुअली मेरा खुद का भी काम होता है ऑफिस का, तो मुझे एक्चुअली बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मेरा एक ऐसा प्लान है कि ये जितना भी डेटा है, जो भी एक्सेल का मैंने निकाला, ये किया, डेटा मैं फ्रीली वहां पे डाल दूं कि आप जाओ डाउनलोड करो, और अगर उसमें कोई बग है, कोई प्रॉब्लम है, डेटा गलत आ गया है तो मुझे बताओ भी, मैं उसको फिक्स करूंगा, उसको मतलब फ्रीली अवेलेबल कराऊंगा, जो भी मेरे तरफ से पॉसिबल है, जैसे ताकि आप उसको इजीली कर सको, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो है मेरे ऑलरेडी होराइजन में। बराबर है, ये कर सकते हैं। आपका, आपके जो दोस्त लोग हैं, जो लोग निवेश करते हैं, जिनको पता रहे, सबके लिए ये फायदेमंद रह सकता है। और इंडिया में जैसे ऐसे कई कंपनीज है, वेबसाइट है जो ये चीज प्रोवाइड भी करती है। जनरली हम लोग क्या है ज्ञान कि हम लोग मना करते हैं कि तुम वो ऑटो डेटा मत लो। क्यों पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो कुछ प्रॉब्लम से निकले, है ना? आप जब बना रहे थे ये, तो आप एक प्रॉब्लम से निकले, तब आपको पता चला कि देखो बैंक का मैं नहीं कर पा रहा हूँ और इनका कर पा रहा हूँ। तो सबको प्रॉब्लम आने ही चाहिए, इजीली अगर मिलेगा तो वो लोगों का ग्रोथ नहीं होगा, है ना? और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया ना, उनके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बेस प्रिपेयर्ड नहीं है। राइट? प्रॉब्लम आने दो, लेकिन आप उसको, आपने जो बताया वेबसाइट बना के अगर उसको करते हो, तो ये जरूर इससे वो लोग जो नहीं सीख सकते हैं उनके लिए भी ये जबरदस्त फायदे कारक चीज रह सकती है ना? रिटायर्ड लोग हैं, जैसे मैंने रिसर्च कर लिया, मैं चाहता हूँ अभी मैं ये कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो मैं सीधा गया आपकी साइट पे, डेटा देख लिया, इट्स गुड, राइट? ये सर जरूर हो सकता है। पिछले साल जब आपसे काफी सारी चीजें इन्होंने सीखी थी, तो एक YouTube चैनल पे इन्होंने अपने नॉलेज को थोड़ा शेयर किया था, जो भी इनका एनालिसिस था, प्लस एक, ऑल्दो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इटसेल्फ एक काम है। वीडियो एडिटिंग जब आप करते हो तो आपको समझ में आता है कि उसमें क्या चैलेंजेस है, और वो अब चूंकि अगेन वो टाइम है सर, कि आप टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा वो हमने 10-15 वीडियोस बनाए हैं उस पे, और काफी अच्छा रिस्पांस मिला उसका लोगों का, क्योंकि वहां पे हम उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कंपनी क्या, इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर क्यों उस कंपनी को सिलेक्ट किया इंडस्ट्री में। वो एक होता है ना कि सर वो छोटा सा एक, तो वो काफी हमने किया था। NISM का सर्टिफिकेशन भी किया था लास्ट ईयर। अच्छा, किया है आपने? वेरी गुड। कौन सा वाला सर्टिफिकेशन मैडम? जो एक उसके लिए चाहिए सर, स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट के लिए एक सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। ओके, कर दिया आपने क्लियर? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन सर हम वो आगे का स्टेप नहीं कर पाए सर, रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए, तो 10,000 रुपए भेज के कुछ उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सर वो नहीं कर पाए, लेकिन एग्जाम पास किया था।
अच्छा, बहुत अच्छा। पर वो कब पास किया मैडम आपने? टाइम हो गया, 2-3 साल तो नहीं हो गए? सर हो वो गया। एक्सपायर हो गया होगा सर। 2016 में 2000 सर 16 के लास्ट में या 17 नहीं, में? 17 में, किया था। 2017 में किया था सर। 2017 में आपने आरए क्लियर किया, कोई बात नहीं। अभी क्या करो मैडम, आपने ये सब जब डेटा बनाया ना, तो समझ लो कि आरए क्लियर हो जाएगा, बराबर है। दूसरी बार भी दोगे, वो भी क्लियर होने वाला है बिना कुछ पढ़े। मैं चाहता हूं कि आप अपना आरए अगेन क्लियर करो, राइट। जी सर, और बिल्कुल। आरए क्लियर करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आते हैं सेबी रजिस्ट्रेशन में, तो आप कहिएगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ही है जो ये रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, राइट। ओके। चार्ट कंपनी सेक्रेटरी जो हम कहते हैं ना, सीएस, जिन्होंने हाँ। कई कंपनियों लिस्ट करवाई है और कितने लोगों का उन्होंने आरए क्लियर किया है, और आज वो एनालिस्ट है। तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा, इमीडिएटली आपका आरए रजिस्टर्ड हो जाएगा, राइट। सो इट्स गुड। मेरे को बहुत सर अच्छा लगा ये बात सुन के कि आपने क्लियर किया। सर बहुत आपसे तो बहुत कुछ सीखा है। एक बार आपने वैकेंसी डाली थी कि आप प्रॉफिट फ्रॉम इट में कुछ वैकेंसी है, तो हम लोग यूएस में थे, तो मैं अच्छा इनको अच्छा। बोलती थी कि अगर इंडिया में होते तो हम सर को बोलते, सर फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करेंगे, बस अपने अंडर रख लीजिए, काम करने का मौका दे दीजिए आप अपने अंडर बस। आपसे बराबर बहुत कुछ बराबर। सीखने को मिलता है। यानी देखिए, ये आपकी लगन है, और आपने इतने दूर रह के भी जो सीखा, दैट्स वेरी गुड। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आपने वीडियो में जो प्रॉब्लम आया बताया ना, कि भी वीडियो जी बना रहे थे पर एडिटिंग और वो सब नहीं कर पाए, कोई वो सब चीज बहुत टाइम खा जाती है, हाई कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग चीजें है। पर हमें कोई वीडियो में मास्टर नहीं बनना है, बराबर की नहीं। हमें तो किसमें, हमें एक नॉर्मल, हमें जो पता है वो चीज लोगों तक पहुंचे, ये हम चाहते हैं। आपको ऐसा कुछ भी हो, आप क्या कीजिएगा, वीडियो की लिंक हमें भेज दीजिएगा, आपने जैसे अभी प्रोसेस किया जी सेम। तो ये लोग क्या करेंगे, वीडियो को प्रोसेस कर लेंगे और वो वीडियो को पब्लिश भी करेंगे, आप ही के नाम से पब्लिश होगा, बराबर है। आप कहोगे, जी आपको वही वीडियो वापस दे देंगे, तो आप उसको कर सकोगे। पर इसको स्टॉप मत कर दीजिए, राइट। आपको सक्सेस मिली थी उस समय भी, तो मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में आपके हजारों सब्सक्राइबर हो अमेरिका में, वर्ल्ड वाइड, एवरीवेयर, बराबर। थैंक यू थैंक यू सो मच। सर। इतना सपोर्ट सर आपने, मतलब रियली इट्स ओवरवेलमिंग। और हम लोग, बहुत लोग इतना सपोर्ट नहीं करते सर। हर कोई जो है, कई लोगों के पास नॉलेज होता है लेकिन वो सोचता है मैं दूसरों को क्यों दूं, मेरे पास डेटा है मैं दूसरों को क्यों दूं। एक वो होता है ना सर, एक मानसिकता होती है। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने मेहनत की तो मैं दूसरों को क्यों करूं सर। लेकिन यू आर डूइंग अ नोबल जॉब सर। मतलब मैं इसके लिए और ये थैंक्स, मतलब ज्यादा कितना भी थैंक्स दूंगा कम है कि आप जो आपकी जो सोच है ना सर, वो इटसेल्फ सो ब्रॉड है, सो ओपन है। एंड हम लोग भी थोड़ी बहुत ऐसी सोच रखते हैं और कोशिश करेंगे सर गुड। डेफिनेटली। आपने वीडियो वाली जो बात की, अब मैं मुझे भी ये लग रहा है कि आई शुड नॉट केयर अबाउट कि वो वीडियो कैसी दिख रही है या रिजोल्यूशन कितना है उसका, ये हाँ, कितना है, क्योंकि मेरा सर टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, तो मेरा दिमाग उसमें घुस जाता है वो कि आप ये अच्छा देखोगे। कैसे होगा बेस्ट कैसे होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आई थिंक ये ज्यादा मैटर करता है कि जो आप इनकी नॉलेज है, क्लियर वॉइस में एक क्लियर जो कहना चाहती है वो कह दिया। राइट। थोड़ी बेकार भी होगी तो चलेगा, कोई बात नहीं। बराबर है, बराबर है। हाँ या और वो इम्प्रूव होती जाएगी धीमे धीमे। आज भी हम भी वीडियो बनाते हैं ना मैडम, तो जी मेरे को मेरी बेटी से पहले आ जाता है, ये तुमने सब यहाँ पे ग्रामर गलत बोल दिया इंग्लिश में, यहाँ पे तुमने ये सब गलत कर दिया। तो गुड, चलो मेरा तो ध्यान होता ही नहीं है कि भाई हम क्या कह रहे हैं या क्या ग्रामटिकल क्या है। हमारा पर्पस है स्टॉक मार्केट। पर कितने ही दोस्त मेरे हैं जो आईटी में है, जैसा ज्ञान आपने बताया कि अरे यार पीयूष, यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी तूने, ये एडिटिंग बराबर नहीं हुआ है। हम तो कभी एडिटिंग करते ही नहीं थे, पर चलो ये सारी चीजों से इंप्रूवमेंट होता है। तो मैं हाँ देखता हूँ कि चलो यस, वी विल इम्प्रूव इन फ्यूचर, बराबर कि नहीं। आखिर हाँ इम्प्रूवमेंट भी एक अच्छी चीज है। और करते जाइए इसी तरह से, राइट। और कुछ हो हाँ तो बताइएगा फ्यूचर में। ओके। हाँ, जी जरूर सर सर, जरूर सर। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। फॉर योर टाइम सर। हमने आपका ज्यादा समय ले लिया, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, अच्छा रहा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ थैंक थैंक लक। गुड बाय। यू। जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।